हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू पढ़ ले 10th। और यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर। ठीक है, बेसिकली कल आने वाला था, पर ये जो तुम मेरी आंखें देख रहे हो जो भी सम एक्सटेंट तक लाल है, ये कल बहुत ज्यादा लाल थी। ठीक है, तो मैं लाइट के सामने ऐसा ऐसा हो रहा था, ऐसे ऐसे मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार ये अपन कल डाल देते हैं, क्योंकि वैसे भी 2 दिन का गैप था, तो आज ये इसलिए मैंने डाल दिया क्योंकि कल आपका फिर सोशल साइंस का लेक्चर आ रहा होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मैं कहूंगा कि यार एक इजी चैप्टर है, टफ नहीं है पर लेंदी चैप्टर है। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीजें इसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीजें मैं अपनी साइड से तुमको दूंगा एज होमवर्क, जो तुमको एनसीईआरटी में देखनी रहेंगी। ठीक है, ताकि हम लोग साथ में मिलकर, ऐसा ना हो ना कि सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं और तुम सिर्फ बैठे हुए हो, है ना, ऐसा ना हो। तो मैं पढ़ा रहा हूं, साथ ही साथ में तुम जो है वो बुक खोल के बैठे हो, एनसीईआरटी देख रहे हो, तो क्या होगा कि साथ में सब कुछ सही से चलता रहेगा। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, तो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है, वो समझ लेते हैं। हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो देखो जरा, हम लोगों को पहली चीज तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर हमको पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो कुछ इन 4 कैटेगरीज में जो अपना चैप्टर है वो बटा हुआ है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यार जब बात आती है, हम लोग जब बात कर रहे हैं कि भैया ये जो चैप्टर है अपना, ठीक है, ये जो अपना चैप्टर है, दिस इज कहाँ गया, हाँ, दिस इज अबाउट रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? पर रिप्रोडक्शन चीज क्या है, मतलब क्या है इसका, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ के देखो। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का आना, है ना, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जैसे कि जब हम एक फैमिली की बात करते हैं, ठीक है, तो एक फैमिली के अंदर जब न्यूली मैरिड कपल होते हैं, फिर थोड़े सालों बाद में जो है एक बेबी आता है। ठीक है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मदर है, फादर है, इनका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, एक बेबी होगा। अब बेबी बॉय हो सकता है, बेबी गर्ल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सही है ना, वेरी गुड। तो या तो लड़का हो सकता है तो लड़की हो सकती है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रेट। वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में जानेंगे कि सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है। पर ये सीन है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का बनना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ हम इंसान ही हैं, नहीं भैया, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और उन सभी ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल पूरा हक है अपनी जनरेशन को आगे पास ऑन करने का। ठीक है, ग्रेट। तो वो कैसे होगा वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। भाई हम तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हम बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बेचारे बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, और उनके अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि उनकी जो जनरेशन है वो भी तो आगे बढ़ेगी ना, है कि नहीं, उनकी जो पीढ़ी है वो भी आगे बढ़ेगी। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, अब रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने तुमको बताया। पहला है सेक्सुअल, दूसरा है एसेक्सुअल। सेक्सुअल मतलब क्या, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, जिसमें 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, बहुत सही, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। जब हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल की, तो इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व। समझ रहे हो बात को? इधर सेक्सुअल के केस में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इधर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, ग्रेट। अच्छा, जैसे कि सेक्सुअल का एग्जांपल क्या है भाई, ह्यूमंस ले लो, है ना, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल के एग्जांपल मैं भी तुमको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो है, मेनली इनके बीच में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस तो यही है कि इसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इधर एक ही पेरेंट, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अच्छा भैया, समझ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि हमारा जो पहला सेगमेंट है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करता है, तो हम समझने वाले हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। बहुत ही बढ़िया, ये तो हम समझ गए। एग्जांपल इसका अमीबा है। ठीक है, तो अमीबा जो है ना वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, वो तुम देखोगे आगे जाके कि कैसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, पर ये इसका एक एग्जांपल हो गया, है कि नहीं? बहुत ही सही। अच्छा, दूसरा पॉइंट पढ़ो, इट कंज्यूम्स लेस टाइम एंड एनर्जी। मतलब क्या? मतलब ये यार कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है,
तो जब भी वो पेरेंट जो है, जब भी वो जो ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर हो जाएगा, ही कैन रिप्रोड्यूस और इट कैन रिप्रोड्यूस, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंसी है, क्योंकि भाई जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो दोनों पेरेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी एक से रिप्रोडक्शन नहीं होने वाला, ठीक है, दो पेरेंट्स लगेंगे। पर यहां पर ऐसा नहीं है, जैसे वो ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो गया है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि उसको दूसरे पेरेंट पर डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अकेला रिप्रोड्यूस करने वाला है ना। ग्रेट। तो इसलिए यहां पर टाइम कम कंज्यूम होता है और प्लस एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो एनर्जी भी कम कंज्यूम हो रही है, ठीक, ग्रेट। पर यहां पर एक दिक्कत है, एक कैच है, एक प्रॉब्लम है। क्या? वो ये है, वो तुमको आगे पता चलेगा, और कि इट इन्वॉल्व्स लेस वेरिएशंस व्हिच डजंट लीड टू एवोल्यूशन। देखो यार, अगर तुम पास्ट से बहुत पुराने जमाने से लेकर बहुत पुराने टाइम से लेकर तो आज तक अगर तुम देखते हो तो हम इवॉल्व हुए। जब मैं ह्यूमंस की बात करता हूं तो हम इवॉल्व हुए हैं। हम पहले शायद ऐसे नहीं थे। हम जो हमारे जो ह्यूमन जब मैं सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इंसान जो थे ना, या फिर जो ह्यूमंस थे, वो पहले के टाइम पर ऐसे नहीं थे। हम बहुत अलग दिखते थे, ठीक है। पर धीरे धीरे वेरिएशंस के कारण, चेंजेस के कारण हमारे अंदर इवोल्यूशन आया, ठीक है। तो आज हम ऐसे दिख रहे हैं। अब हो सकता है आज से हजारों लाखों साल बाद में हम कुछ और दिखें, हम कुछ और तरीके के हों, नो वन नोज, क्योंकि वेरिएशन कंटिन्यूसली आते जाएगा, ठीक है। ऐसा भी माना जाता है ना कि पुराने जमाने में जब हम मतलब काफी समय पहले लोग काफी लंबे भी हुआ करते थे, पर अब हाइट में भी थोड़ा सा ऐसा माना जाता है, मतलब अब किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली कि हाँ सच्ची में किसी ने देख रखा है, क्योंकि तब का व्यक्ति तो अभी जिंदा है नहीं, पर ऐसा मानते हैं, बोलते भी। तो ऐसा सिस्टम है यार कि ह्यूमन से जब हम बात कर रहे हैं तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो वेरिएशंस आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, जब मैं बात कर रहा हूं बेबी की, ये है मदर, ये है फादर, ठीक है। तो बेबी क्या सिर्फ मदर जैसा होगा? नहीं। क्या सिर्फ फादर जैसा होगा? नहीं, क्योंकि ये जो बेबी बना है ये मदर और फादर दोनों के इनपुट से बना है, ठीक है। तो यहां पर मिक्सचर होगा, है ना, मदर का भी और फादर का भी। बात सही है? ठीक है, बात सही है। ये मिक्सचर होगा, वेरिएशन होंगे, ना एग्जैक्टली मम्मी जैसा होगा ना एग्जैक्टली पापा जैसा होगा, ठीक है। जैसे कि जब मैं बात करता हूं कलर्स की, तो अगर मुझे ऑरेंज कलर बनाना है, लेट अस सपोज कि मुझे ऑरेंज कलर बनाना है, तो मुझे दो कलर्स का मिक्सचर लेना पड़ेगा, तब जाके वो ऑरेंज कलर बनेगा, ठीक है। अब वो मान लो कि रेड और येलो से, मेरे हिसाब से रेड और येलो से ऑरेंज बनता है, आई डोंट नो, वो कलर वाला मिक्सचर में थोड़ा सा वीक हूं मैं, ठीक है, पर मान लो कि रेड और ऑरेंज से बनता है, रेड और येलो से बनता है, मान लो, ठीक है। तो अब जो ऑरेंज कलर बना है ना वो एग्जैक्टली येलो जैसा है, ना वो एग्जैक्टली रेड जैसा है, ठीक है, पर वो बना उन्हीं से है। तो रेड और येलो का मिक्सचर करके ऑरेंज आया, तो यहां पर कुछ चेंज आया कलर में, है ना। अब ना वो रेड बचा ना वो येलो बचा, अब वो ऑरेंज बन गया, पर उसके अंदर जो कैरेक्टर्स आए वो पीछे से आए, है ना। ग्रेट। अब तुम ऑरेंज के अंदर किसी और कलर को मिक्स कर दोगे तो कुछ नया कलर बन जाएगा। तो ऐसे करते करते चेंजेस आते जा रहे हैं। वैसा ही ह्यूमंस में होता है। फिर जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तब होता है, क्योंकि वहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, दो इनपुट्स हैं। पर एक सेक्सुअल के केस में क्या होता है, देखो सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है ना। तो जो उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, जो उसके अंदर ट्रेट्स हैं, जो भी उसके अंदर है वही आगे पास ऑन होगा, है कि नहीं, क्योंकि कोई दूसरा पेरेंट तो इन्वॉल्व नहीं है। अब जब वही चीजें आगे पास ऑन होंगी, इसका क्या मतलब हुआ? अरे इसका ये मतलब हुआ कि सेम ही चीज अगली जनरेशन में जाएगी, है ना। फिर उसके बाद सेम ही चीज अगली जनरेशन में जाएगी, और ये जब मैं तुमको एग्जांपल दूंगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि इट डजंट लीड टू एवोल्यूशन, या फिर बहुत कम वेरिएशन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। ये कुछ यार आपके क्या कह सकते हैं, डिफरेंसेस हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में। एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल है, बहुत सही। ये बायोपेरेंटल है, ठीक है। इसमें सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे स्पर्म और एग सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जब हम लोग आगे जाकर बात करने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। फिर यहाँ पर देखो, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिसिमिलर टू पेरेंट्स। इसमें यहाँ पर जेनेटिकली सिमिलर क्यों बोला गया है? क्योंकि एसेक्सुअल के केस में भाई सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जो भी वो नेक्स्ट जनरेशन होगा, नेक्स्ट जो बच्चा होगा, वो तो बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट जैसे ही होगा, क्योंकि जो भी उस बच्चे के अंदर गया है वो इसी पेरेंट से गया है ना, तो वो जेनेटिकली सिमिलर होना है, ठीक है। ग्रेट। द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्टर, क्योंकि यहाँ पर किसी और पर डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्लोअर, क्योंकि ऑफकोर्स जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात हो जाती है, ठीक है। ग्रेट। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं और हम लोग अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंसेस की बात कर ली है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ये सिर्फ शुरुआत हो रही है ना, ये सिर्फ शुरुआत हो रही है, ठीक है। बहुत ही सही। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें दो टाइप की रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इसमें पहले हम लोग एसेक्सुअल में ये सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है।
जिसमें हम लोग पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करने वाले हैं। हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी भी है। ठीक है, फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। चलो तो शुरुआत करते हैं फिजन से। अब फिजन ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, ठीक है, एक क्या होता है, फिजन दो टाइप के होते हैं। फिजन जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, ठीक, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। फर्क ये है कि बाइनरी फिजन के अंदर एक दो में बढ़ जाता है। ठीक है, मान लो एक यूनिट है वो दो में बढ़ गया। ठीक है, जैसे कि ये एक यूनिट है ना, ये दो में बढ़ गया एग्जैक्टली, मतलब ये टूटा और दो में बढ़ गया। ठीक है, मल्टीपल में क्या होता है, एक यूनिट बहुत सारों में बढ़ जाता है। ठीक है, वन इंटू मैनी। अब तुमको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। सो व्हाट इज बाइनरी फिजन, है ना, फिजन क्या है, बाइनरी फिजन क्या है। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ध्यान देना, सेल डिवीजन और फिजन, सेल डिवीजन या फिर फिजन leads to the creation of new individuals. Many different patterns of fission have been observed. Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of two cells during cell division can take place in any plane. मतलब क्या कहना चाह रहा है भैया ये, मतलब ये कहना चाह रहा है यार कि what is fission? फिजन में एक्चुअल में क्या हो रहा है भाई, फिजन में डिवीजन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये अमीबा है ना, देखो ये अमीबा है, ये रहा अमीबा। ठीक है, तो अमीबा कैसा फिजन परफॉर्म करता है, बाइनरी फिजन। ये एक दो में बढ़ जाएगा, देखो जरा कैसे। ये अमीबा है, दिस इज द पेरेंट अमीबा। ठीक है, बहुत से तो कुछ इस प्रकार का है, ऐसा कैसा भी शेप बनाओ इसका, ये अमीबा है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, बहुत बढ़िया, हम डायग्राम में भी देख सकते हैं सेम चीज। अब क्या होगा ना, तुम ये समझो कि ये दो हिस्सों में टूटने वाला है। ठीक है, ये क्या होगा कि ये दो हिस्सों में टूटने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये एक अमीबा है, अभी मैच्योर हो चुका है, ये पेरेंट अमीबा है, अब ये रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि अब ये एक जो है वो दो हिस्सों में टूट जाएगा। अच्छा, तो दो हिस्सों में टूटेगा, इसका ये मतलब है क्या, ऐसे कि ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, नहीं भाई, जब वो दो हिस्सों में टूटने की बात कर रहा है तो खुद को इक्वली डिवाइड करने की बात कर रहा है। ठीक है भाई, वो नहीं होता कि जायदाद इक्वली जो है वो दो बच्चों में डिवाइड हो जाती है। हाँ, कभी कभी पिक्चरों में हमने देखा है कि किसी के पास में 90% जायदाद, किसी के पास में 10% जायदाद, फिर वो 10% वाला जो है वो गुस्सा करता है, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पूरी जायदाद बटेगी इक्वली। ठीक है, तो ये जो अमीबा है ना वो इक्वली दो हिस्सों में बटेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो भी जो न्यूक्लियस है और अंदर का जो जितना भी सेल का अंदर का मटेरियल है वो सारा का सारा इक्वल हिस्सों में जाने वाला है। ठीक है, तो ये देखो कुछ स्टेप्स में होता है ये, जैसे कि ये पेरेंट अमीबा है ना, ये इसका न्यूक्लियस है। फिर क्या होगा कि देखो इस न्यूक्लियस का एलोंगेशन हुआ, मतलब क्या, मतलब ये शो करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर कि वो न्यूक्लियस भी एलोंगेट क्यों हो रहा है, क्योंकि अब वो दो हिस्सों में बटने वाला है ना। तुमने देखा है ना, अगर तुम्हारे पास में क्ले है और अगर तुम उसको एलोंगेट करोगे तो एक समय के बाद में बीच से वो पतला होने लगेगा और टूट जाएगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा। न्यूक्लियस का भी वैसे ही है, देखो ये देखो। ठीक है ना, देखो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब ग्रूव का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पर और क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लियस है वो और एलोंगेट हो रहा है ना। फाइनली क्या हो रहा है कि ये जो अमीबा था धीरे धीरे दो हिस्सों में बढ़ गया, ये देखो। ठीक है, ये देखो, है ना, न्यूक्लियस बढ़ गया, है ना, तुम्हें दिख रही है, दो बॉडीज दिख रही है, न्यूक्लियस बढ़ गया, ये इधर साइड का उधर साइड का, तो सेल का मटेरियल भी आधा आधा बढ़ गया, है ना, मटेरियल भी आधा आधा बढ़ गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी एग्जैक्टली अब डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो बस ये अब फाइनल अटैचमेंट है ना, ये एक ही अमीबा था जो कि दो हिस्सों में बट गया, तुम न्यूक्लियस भी देख सकते हो एलोंगेट होकर बट गया, और फाइनली क्या हुआ कि ये एक सेल और ये एक सेल, ये दोनों क्या है, डॉटर सेल्स है, मतलब ये इस पेरेंट की दो डॉटर सेल्स है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, है ना, क्या किसी थर्ड फैक्टर का या फिर किसी और पेरेंट का या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म का इसके रिप्रोडक्शन में या फिर इसके फिजन में हाथ था क्या? नहीं था। ये खुद ही ये जो दो है ना, ये एक्चुअल में दो नए नहीं है, तुम देखो तो यही बट के दो में बढ़ गया है ना, यही जो है वो दो में बढ़ गया है ना, पर अब एक के दो हो गए। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये दो में बढ़ जाएगा, जब बड़ा होगा तब, जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब ये पेरेंट बन जाएगा तो ये दो में बढ़ जाएगा और ये भी दो में बढ़ जाएगा, है ना। तो वही जो ये बटा है वही ये दोनों है, और फिर आगे जाके जो, मतलब तुम सोचो, है ना, समझ रहे हो ना बात को, कि मान लो अगर ये पहला पेरेंट अमीबा है सबसे पहला, ठीक है, तो आज तक अगर देखा जाए तो वही चलते आ रहा है। अगर तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मतलब ऐसे सोचो, है ना, थोड़ा सा लेमैन्स लैंग्वेज में हम लोग समझे इसको,
तो जो पहला अमीबा था आज तक वही चलते आ रहा है, क्योंकि वही तो बटे जा रहा है ना। ये जो दो बटे हुए हिस्से हैं ये यही अमीबा है कि नहीं। बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो हुआ क्या, हमको कैसे याद रखना है कि पेरेंट अमीबा है, धीरे धीरे अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहे होंगे। तो पहले क्या है, एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस अब लंबा हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट न्यूक्लियस भी अब जो है वो दो हिस्सों में बंटने वाला है, पूरी सेल की बॉडी दो हिस्सों में बंटने वाली है, ठीक है। यहाँ पर बंटवारा हो चुका है फाइनल, ठीक है, यहाँ पर फाइनल गुड बाय हो गया है ना। ये दोनों क्या है, डॉटर सेल्स है, ठीक है। ये होता है बाइनरी फिजन, है ना, जो हमने अमीबा में देखा। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ग्रेट। मल्टीपल फिजन क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब क्या, देखो आओ समझाता हूं। कहा गया, हाँ जी, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। ये देखो भाई, अमीबा में क्या था, एक अमीबा, ये एक अमीबा था जो कि दो अमीबा में बढ़ गया, है ना, जो कि दो अमीबा में बढ़ गया। सही बात कह रहा हूं, हाँ। यहां पर देखो जैसे कि प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ये एक मल्टीपल में बट रहा है, देखो, है ना। ये रहा आपका ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है। यहां पर देखो ये जो न्यूक्लियस है बहुत सारे डॉटर सेल्स में बट गया, देखो ध्यान से, दिख रहा है। वहां पर क्या था कि एक दो में बढ़ गया था, यहां पर ये बहुत सारे डॉटर सेल्स में बढ़ गया है कि नहीं। ये बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस यहां पर प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। वहां पर क्या था, एक न्यूक्लियस था, दो में बढ़ गया था, ठीक है। यहां पर देखो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लिया, डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो गए, और फाइनली ये सारे डॉटर सेल्स जो है वो रिलीज हो गए, ठीक है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या था, एक दो में बट रहा था, यहां पर एक बहुत सारे में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज वही लिखी हुई है, ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो निकल रहे हैं ना, यहां पर दो डॉटर सेल्स बने थे, यहां पर मल्टीपल डॉटर सेल्स बने हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये भी अपना सेल का कुछ मटेरियल लेके बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आगे जाके ये भी ग्रो करेंगे, फिर ये ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, फिर वापस ये ऐसे करेंगे। तो ये जितने भी प्रोड्यूस हुए ना, ये सब आगे जाके ऐसे ही काम करेंगे, है ना, ग्रेट। तुम मुझे बताओ, अब इनके अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी साइटोप्लाज्म, जो भी चीजें हैं सेल के अंदर, जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब तो इसी से आई है ना। किसी और पेरेंट से आई है क्या, नहीं, सिर्फ इसी से आई है, ठीक है। तो उनमें कुछ वेरिएशन है ही नहीं, कुछ चेंजेस है ही नहीं, है कि नहीं, ग्रेट, है ना। तो ये एक बहुत सारे डॉटर सेल्स में देखो डिवाइड हो गया, और ये जो डॉटर सेल्स है, ये डॉटर सेल्स से बाहर निकल गई, तो दे विल नो नाउ ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल्स। तुम ये जो लाइन है ना, ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल, ये तुम हर जगह छाप सकते हो, ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल्स। तुम यहां पर भी छाप सकते हो कि वो क्या होगा कि बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद में वो डॉटर सेल्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे, एंड नाउ दे विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल्स। तुम ये चीज अमीबा में भी कह सकते हो, कैसे कि अमीबा जो है वो खुद को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगा, ठीक है, सब कुछ इसमें डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म पूरा डिवीजन हो जाएगा, एंड जो दो डॉटर सेल्स बनी है नाउ दे विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, ग्रेट। फिर हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन अगर मुझे तुम्हें बहुत ही सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में और बड़ी ही आसानी से समझाना है, तो मैं तुमको समझाऊंगा एक बर्थडे पार्टी के एग्जाम्पल से। कैसे, अच्छा, तुम्हें अगर पता होगा, याद होगा, है ना, तो बर्थडे पार्टीज जो होती थी, है ना, जो ट्रेडिशनल सबके घर में जो बर्थडे पार्टीज होती थी वो कैसे होती थी भाई, केक, चिप्स, मिक्सचर, है ना, और ऊपर की साइड बहुत सारी बर्थडे पार्टीज में क्या होता था कि बलून लगे रहते थे, है ना, और उस बलून के अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स होती थी, है कि नहीं, ग्रेट। जैसे ही वो बलून फूटा, उसमें से बहुत सारी चॉकलेट्स नीचे गिरती थी, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर बहुत सारे, जैसे कि उस बलून में चॉकलेट्स थी, वैसे ही इसमें क्या है, स्पोर्स है, ठीक है। वो बलून में क्या था, वो बलून में चॉकलेट्स थी बहुत सारी, है ना। अब बलून अजीबोगरीब बनाए तो बहुत सारी क्या थी, चॉकलेट्स थी, है ना, चॉकलेट्स थी बहुत सारी, है कि नहीं, बहुत सारी चॉकलेट्स थी, है ना। उस बलून के अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स थी, उसको हम लोग विल बर्स्ट इट सो द चॉकलेट्स विल फॉल डाउन, सारी चॉकलेट्स निकलेंगी। वैसे इसका है, ये एक बलून टाइप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी स्पोर्स है, जैसे वहां पर चॉकलेट्स थी वैसे यहाँ पर स्पोर्स है। जैसे ये बलून फूटेगा या फिर ये जो स्ट्रक्चर है वो फूटेगा, ये जो अंदर के स्पोर्स है वो बाहर निकल जाएंगे, एंड दिस इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा साइंस की भाषा में समझते हैं, आ जाओ। द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। अच्छा, पहला डायग्राम देख लो ये देखो, ठीक है। तो जो मैं बलून बार बार कह रहा था ना, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है स्पोरेंजिया, ठीक है। ये देखो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, पहले पढ़ लो एक बार, ठीक है। कॉल्ड स्पोर्स, व्हेन द स्पोर केस ऑफ प्लांट बर्स्ट्स देन द स्पोर्स स्प्रेड इनटू एयर।
तो ये जो स्पोरेंजिया है ना, ये इनका स्पोर का केस है, ठीक है। इस स्पोरेंजिया के अंदर ये जो स्पोर्स हैं वो स्टोर्ड है, ठीक है। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। देखो जरा, फिर जब मेच्योर हो जाएंगे, जब ये पूरा मेच्योर हो जाएगा, ये प्लांट टाइप दिख रहा है तुमको, हाँ, तो ये जब मेच्योर हो जाएगा ना, उसके बाद क्या होगा कि ये बर्स्ट हो जाएगा। ये देखो स्पोरेंजिया बर्स्ट हो गया, याद करो बलून हमने फोड़ा तो उसके अंदर से चॉकलेट्स निकली, ये देखो यहाँ पर भी ये स्पोरेंजिया बर्स्ट हुआ, इस केस को स्पोरेंजिया कहते हैं। तो स्पोरेंजिया बर्स्ट हुआ, इसके अंदर से स्पोर्स बाहर निकले, ठीक है। क्या बाहर निकल रहे हैं, देखो स्पोर्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक, ग्रेट। अब ये जो स्पोर्स हैं, जब इनको सुटेबल कंडीशन, टेम्परेचर ये सब मिलेगा ना, फिर दे विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, ग्रेट। स्पोर फॉर्मेशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनी स्पोर्स आर स्टोर्ड इन सैक्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। तो ये जिन सैक्स में, ये जो गोल गोल सैक्स आप देख रहे हो, इन्हें स्पोरेंजिया कहा जाता है, ठीक। व्हेन स्पोरेंजिया बर्स्ट्स, माइन्यूट सिंगल सेल्ड थिन और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स आर ऑब्टेन्ड। ये बहुत छोटे छोटे जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो उन्हें स्पोर्स कहा जाता है, ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। जब उनको सुटेबल कंडीशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, दे विल ग्रो एज न्यू प्लांट। एक छोटा सा होमवर्क तुमको देता हूं, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर कि तुम्हें कहां कहां देखने को मिलता है, मतलब एक तुमको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, तुम इसको कहां देखते हो, बहुत ईजी है, मतलब दिखता नहीं, बट कहां तुमको ये ऐसे विजिबिलिटी में दिख सकता है, मुझे बताना, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं, पर एग्जाम्पल में तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है, ग्रेट। फिर आता है बडिंग। बडिंग बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है बडिंग, ठीक है। बडिंग का क्या मतलब है, देखो एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक आउटग्रोथ निकल रही है, ठीक है। वो आउटग्रोथ क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद में आउटग्रोथ निकल जाएगी, वो आउटग्रोथ विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल। भैया कुछ भी समझ में नहीं है, अब देखो ये है हाइड्रा, क्या है, दिस इज हाइड्रा, ओके। ये हाइड्रा है, देखो इसमें एक आउटग्रोथ निकली हुई है, ये क्या है, इसको बड बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, बड बोला जाता है, ठीक है। ये जो बड है अब आगे ग्रो करेगा, है ना, ये जो बड है वो आगे अब ग्रो करेगा धीरे धीरे। तो ये हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा, पापा हाइड्रा मान लो, ये दिस इज पापा हाइड्रा। आप तुम बोलोगे भैया पापा की मम्मी क्यों नहीं, तो पापा हाइड्रा, जिसको मम्मी हाइड्रा मानना है वो मम्मी हाइड्रा मान लो, ठीक है। ये पापा हाइड्रा है, ठीक है। ये बड देखो धीरे धीरे, ये बड क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, है ना, बड अब बड़ा हो गया, ग्रेट। फिर ये पापा हाइड्रा अभी भी अपने इस हाइड्रा को पाल रहे हैं, है ना, इस बड बेबी हाइड्रा को पाल रहे हैं। तो ये बड था, अब ये बेबी हाइड्रा बना, ये टॉडलर हाइड्रा बना, फिर ये बेबी हाइड्रा बना, ऐसे समझो इसको, टॉडलर हाइड्रा बना, फिर ये बेबी हाइड्रा बना। हम भाई 3, 4, 5 साल के बच्चों को भी बेबी बोला जाता है ना, हम ऐसी 3, 4 साल 5 साल के बच्चों को भी जनरली बेबी बुलाते हैं, ठीक है। तो ये बेबी हाइड्रा बन गया, ठीक है। अब बेबी हाइड्रा बनने के बाद में, चलो इसको ऐसा भी मत समझो, ऐसा मत समझो, है ना, टॉडलर हाइड्रा और बेबी हाइड्रा हटा दो, ठीक है। ये बड है, ये बेबी हाइड्रा है, ये मैच्योर हाइड्रा है, ठीक है। बस ये बड है मतलब अभी जस्ट जन्मा है, ये बेबी हाइड्रा है मतलब बेबी है, और ये मैच्योर हाइड्रा है मतलब होता है ना कि यार जनरली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब 18, 19, मतलब जब मैं बोलूँ कि एक मेच्योरिटी वाली एज आ जाती है, जब बच्चे या तो घर से बाहर निकल जाते हैं या फिर जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, मैच्योर बन जाते हैं, ठीक है, तो वो घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, ग्रेट। तो वैसे यहाँ पर हो रहा है, ये बर्ड क्या था, पहले अपने पापा से लगा हुआ था, है ना, फिर ये एक मोमेंट पर मैच्योर हो गया, इसने पापा से बोला कि पापा अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, है ना, अब मुझे जाना होगा, ठीक है, अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ, अब मुझे जाना होगा। तो फाइनली ये देखो यहाँ से डिटैच हो गया, है ना, और बाहर निकल गया। अब क्या होगा अपना आंसर, दिस हाइड्रा विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, ग्रेट, है ना। तो ये बडिंग होती है, तो बर्ड था, फिर बेबी बर्ड बना, फिर मैच्योर बर्ड बन गया। ऐसा मत बोलना वहां पर जाकर कि बेबी हाइड्रा मैच्योर हाइड्रा, ठीक है, हमें बस ये दिखाना है इस तरीके से कि कैसे ये ग्रो किया, है ना। फिर एक मैच्योरिटी वाली एज आई, तो इस हाइड्रा ने, मैच्योर हाइड्रा ने पापा हाइड्रा को बोला कि पापा अब हम इजाजत चाहेंगे, ठीक है, अब हम निकलना चाहते हैं, दुनिया में जाना चाहते हैं। तो ये यहाँ से कट गया और इट विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल, ठीक, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। बडिंग इन हाइड्रा जैसे कि हमने देखा, वैसी बडिंग इन ईस्ट भी होता है। ये देखो ये ईस्ट सेल है, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये बड डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये बड डेवलप हो रहा है, और ये देखो यहाँ पर एक न्यू बड डेवलप हो गया। अब ऐसे ही ना, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या देखा, ये थोड़ा सा अलग था, यहाँ पर क्या है, ऐसी बहुत सारी बड की चेन बन जाएंगी, ठीक है। जैसे ये ईस्ट सेल है, एक बड डेवलप हुआ, बड बन गया, इसके ऊपर ऐसे बड बनते जाएंगे, ठीक है, ऐसी चेन बनती जाएगी, ऐसी चेन, ऐसी चेन, ठीक है, ऐसी चेन बनती जाएगी, ये ऐसी चेन जो है बनती जाएगी, ठीक है। सो दिस इज बडिंग इन ईस्ट, है कि नहीं, इजी है, बहुत सही। फिर हम आते हैं फ्रेगमेंटेशन के ऊपर।
फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन ये दोनों काफी कंफ्यूजिंग सी चीजें हैं, कंफ्यूजिंग से टॉपिक्स हैं, समझते हैं। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन इज व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, ये तो हमको पता है भैया, क्योंकि इसके अंदर ही हम लोग सब पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, देखो इसका ना ये तरीका है, इसका ये तरीका है रिप्रोड्यूस करने का। कैसा? देखो, पेरेंट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पीसेस ऑन मैच्योरिटी। जब पेरेंट मैच्योर इनफ हो जाता है कि अब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको लगता है कि अब वो नई जनरेशन बना सकता है, ठीक है, तो क्या होता है कि पेरेंट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पीसेस, वो मल्टीपल पीसेस में ब्रेक हो जाता है। ईच ऑफ विच, जितने भी पीसेस में वो ब्रेक हुआ है वो सारे पीसेस विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। देखो जैसे कि ये है एग्जांपल, ये 3 फ्रेगमेंट्स में बढ़ गया, 1 2 और 3, ठीक है, ये 3 पीसेस में बढ़ गया। अब ये वाला पीस भी एज न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है, ये वाला भी ग्रो कर रहा है और ये वाला भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन ना ये तरीका है कुछ ऑर्गेनिजम्स का क्या करने का भाई। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये चीज देखी जाती है, क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूंगा तो मुझे बताओ, जैसे कि ह्यूमंस है या फिर एनिमल्स हैं, तो उनमें ऐसा थोड़ी हो सकता है ना, उनमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पीसेस में ब्रेक हो जाए, है ना, और उसके बाद में उन पीसेस से नया इंडिविजुअल बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे केस में क्या होता है ना, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। पर जब हम लोग कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर की बात करते हैं या फिर और ऊपर हम जाते हैं, तो क्या होता है कि टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी। फिर तो तुम सोचो कि फिर ऑर्गन कैसे बनेगा नया, है ना। तो यहां पर ये क्या है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो यहां पर ये चीज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये जैसे कि स्पायरो वगैरह है, तो ये 3 हिस्सों में बढ़ गया, जितने भी हिस्सों में बटना है उसको वो बढ़ गया, ठीक है, और उसके बाद में वो जितने भी हिस्सों में बटा है इट विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल, ठीक, ग्रेट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब यार इतना तो हमने समझ लिया, स्पायरो वगैरह तो हम समझ ही चुके हैं, है ना, ग्रेट। प्लान अब ये है कि ये स्पायरो वगैरह एक एग्जांपल है इसका, ठीक है, एक एग्जांपल है इसका, तुमको जनरली ये एग्जांपल देखने को मिलेगा। प्लान अब ये है रीजनरेशन समझने का, ठीक है। रीजनरेशन ना, अब तुम ध्यान से अगर पढ़ोगे तो तुमको यहां पर रिप्रोडक्शन थोड़ा सा मिसिंग सा लगेगा, और यही कैच है, ठीक है। क्या है, देखो ध्यान से, रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल व्हेन इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस। देखो फ्रेगमेंटेशन क्या है ना, कि वो तो एक तरीका ही है, ठीक है, वो तो एक तरीका ही है जिससे कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। पर रीजनरेशन जो है ना, ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत क्यों देता है, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि रीजनरेशन एक ऐसा मेथड है जिससे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, है ना, जिससे कि कोई ऑर्गेनिज्म इन केस एक्सीडेंटली टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, तो क्या हो कि उन टूटे हुए पीसेस में से जितने भी पीसेस में टूट गया है एक्सीडेंट के कारण, ठीक है, वो जो है एज न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर पाए, ठीक है। जैसे कि प्लेनेरिया है ना, जैसे कि प्लेनेरिया है। अब देखो क्या हुआ कि ये प्लेनेरिया गलती से 3 हिस्सों में टूट गया ना, एक्सीडेंटली ये टूट गया, ठीक है, 1 2 और 3 ऐसे ये टूट गया, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि यहां पर जो है स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। अगर स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो ही जो आगे फर्दर प्लेनेरिया है वो बनेगा। जैसे कि यहां से देखो नया प्लेनेरिया बन गया, इस बटे हुए हिस्से से भी नया प्लेनेरिया बन गया, और यहां से भी नया प्लेनेरिया बन गया, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, हम जनरली देखते हैं कि हम लिजर्ड में देखते हैं, क्या देखते हैं लिजर्ड में ये देखते हैं यार कि एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है उसमें कि लिजर्ड जब उसकी पूंछ कट जाती है तो थोड़े दिनों बाद में वापस भी आ जाती है, ठीक है। तो ये रीजनरेशन उसका एक बहुत अच्छा वो है, ठीक है, कि यार पूंछ कट गई पर वापस भी आ गई, है ना, पूंछ कट गई पर वापस भी आ गई, है ना, ग्रेट। तो कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा, ऐसा नहीं है कि पूंछ से नहीं चिपकली आ जाती है, कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है ना, पर वहां पर क्या हो रहा है, वो कटी हुई पूंछ वापस से आ जा रही है ना, बहुत सही। अब मेन मुद्दा ये है कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस देखो क्या है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मुझे बताओ क्या हो रहा है, जैसे कि यहां पर ये एक्सीडेंटली टूट गया, है ना, तो जो लॉस्ट पार्ट है, जो टूटा हुआ पार्ट है, वो रीग्रो कर रहा है। क्या हो रहा है, वो रीग्रो कर रहा है, इट इज हैविंग अ रीग्रोथ। समझ रहे हो बात को, है ना। कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा, समझ लो ना,
कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा, ठीक है। तो रीजनरेशन अकर्स, ये यहां पर लिखा भी हुआ है, रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल व्हेन इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। मतलब क्या, मतलब ये यार कि जो लॉस्ट पार्ट है वो रीग्रो कर रहा है, कोई नया ऑर्गेनिज्म बन नहीं रहा। पर जब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है, जब बात हो रही है फ्रेगमेंटेशन की, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि ये जो फ्रेगमेंटेड टूटे हुए पार्ट्स है ना, ये नए इंडिविजुअल में ग्रो कर रहे हैं। तो समझ रहे हो बात को, ठीक है, बहुत सही। तो यहां पर नए ऑर्गेनिज्म, नया इसके अंदर नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है, इसके अंदर नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, और यही मेन कैच है। यहां पर देखो, यहां पर क्या है ना कि स्पेशलाइज्ड, ये चीज मैं बताना तुमको भूल गया स्टार्टिंग में, वो ये है कि यहां पर वो स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो लॉस्ट पार्ट वापस से आ सकता है, ठीक है। अगर वो स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं है ना, तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या है, फ्रेगमेंटेशन तो तरीका ही है एक, जिससे कि भाई जैसे कि स्पाइरो कह रहा है, अब उसको पता ही है कि उसको रिप्रोड्यूस कैसे करना है, फ्रेगमेंटेशन से करना है कि नहीं। तो ये तरीका ही है। तो यहां पर कोई स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स की बात नहीं होती है, यहां पर हो रही है क्योंकि यहां पर क्या है कि रीग्रोथ होनी है, ठीक है, यहां पर रीग्रोथ की बात हो रही है। समझ रहे हो तुम, ये एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। और यहां पर कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता नहीं है, बस रीग्रोथ हो रही होती है, यहां पर बनता है। कहां आ गए हम, ये देखो यहां पर भी है ना, रीजनरेशन ऑफ ब्रोकन पार्ट देखा मैंने बोला था ना। फ्रेगमेंटेशन मींस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम इटसेल्फ एंड द फ्रेगमेंट्स देन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। इट अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ऑफ सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। देखो ये चीज ना सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर वालों में पॉसिबल है, ठीक है, और कुछ ही ऑर्गेनिज्म है जो कि ये कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा भाई सब थोड़ी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सारे ऑर्गेनिज्म, सारे मैमल्स वगैरह भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। रीजनरेशन भाई मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रीजनरेशन जो है ना, ठीक है, किसी ना किसी हद तक देखा जाता है, ठीक, किसी ना किसी हद तक, किसी ना किसी एक्सटेंट तक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में ये रीजनरेशन देखा जाता है। जैसे कि चिपकली का हमने एग्जांपल देख लिया, उसकी पूंछ कटी वापस आ गई, ठीक है, ग्रेट है ना, बहुत सही। तो ये एक तरीके से मतलब ये है ना ऐसा कंफ्यूज करने के लिए, पर इसमें कंफ्यूज होना ना, बस ये समझना है कि यहाँ पर कोई नया ऑर्गेनिज्म बन नहीं रहा है ना, वही जो रीग्रोथ हो रही है इसके अंदर, ठीक, ग्रेट। और इसमें क्या है भैया, नया ऑर्गेनिज्म, ये वो फ्रेगमेंट जो है, ये टूटे हुए फ्रेगमेंट से नए इंडिविजुअल में ग्रो करेंगे, ठीक, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो ये अपनी बात जो है वो पूरी हो चुकी है। अच्छा, अब ये हमने बात कर ली है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, ये अपनी पूरी बात हो चुकी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टुवर्ड्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एक बहुत ईजी मैं बोलूंगा कि टॉपिक है, उसके अंदर हमको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, दो चीजें पढ़नी है, एक नेचुरल टाइप का, दूसरा आर्टिफिशियल टाइप का, एंड देन डन है, ठीक है, एंड देन डन है। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की तरफ, समझते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या देखना रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये इतने यहाँ तक पोर्शन जो अपना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो अब यार हम लोग शुरुआत करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, है ना। ये अलग स्लाइड में था तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा मर्ज करके फिर अपन करते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नाउ व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना, समझते हैं। Vegetative propagation is the process of formation of new plants from detached vegetative parts such as roots, stem, leaves, etc. अब देखो यार, जब मैं एक प्लांट की बात कर रहा हूं तो इसके पास दो पार्ट्स हैं, ठीक है। पहले है वेजिटेटिव पार्ट्स, ये वाले, ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स, है ना, जो आपके स्टेम हो गया, है ना, रूट्स हो गया, ठीक है, लीव्स हो गई, ये क्या है, दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स, है ना, दीज आर व्हाट, दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। और जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। तो हम पहले इसमें हम देखने वाले हैं कि वेजिटेटिव पार्ट से कैसे नए प्लांट्स बन सकते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट से फ्लावर वगैरह से हम लोग कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखेंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा, ठीक है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम डिटैच्ड वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा। मतलब रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, इन्हीं के थ्रू, इन्हीं पार्ट्स के थ्रू नए प्लांट कैसे बना सकते हो, ये हम देखेंगे, ठीक, ग्रेट। तो इसके अंदर ना दो चीजें आती हैं, क्या, पहला है नेचुरल, ठीक है, पहला है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरीके के वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले ना भाई बाय स्टेम, बाय रूट्स और बाय लीव्स, हम लोग तीनों के पहले नेचुरल के एग्जांपल देखेंगे। तो जो स्वीट पोटैटो होता है ये बाय रूट का एग्जांपल है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये एक रूट है ना, ये एक रूट है। तो इसे अगर ऐसे जमीन में गाड़ा जाता है तो वहां से हमको नया स्वीट पोटैटो मिल जाएगा, ठीक है। तो बाय रूट का एग्जांपल आपका क्या हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाय रूट, मतलब रूट के थ्रू कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, तो उसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, ठीक है, ग्रेट।
फिर बाय स्टेम का एग्जांपल क्या है? पोटैटो। पोटैटो क्या है? पोटैटो एक स्टेम है। यहां पर जो तुम ये आइज वाइज देख रहे हो ना, यहां से क्या हो रहा है देखो, बर्ड ग्रो हो रहा है एंड फाइनली नया पोटैटो का प्लांट ग्रो हो रहा है। मतलब इस पोटैटो को नीचे गाड़ के, जो कि एक स्टेम है उसको नीचे गाड़ के, ठीक है, जिसको नीचे गाड़ के क्या हो रहा है कि एक नया पोटैटो का प्लांट ग्रो हो रहा है कि नहीं? ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है ना, इसको गाड़ दिया, ठीक है, पोटैटो एग्जिस्टिंग पोटैटो से, जो पोटैटो क्या है? स्टेम है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? बाय स्टेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको गाड़ा और ये जैसे कटआउट्स दिख रहे हैं जो आईज होती है, जहां से वो तुम देखोगे अगर बहुत दिनों तक अगर पोटैटो रखा हुआ है ना, तो वहां से धीरे धीरे हल्के हल्के से स्टेम्स बाहर निकलने लग जाएंगे, हल्का हल्का सा प्लांट बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है। तो उसी को जब गाड़ा जाएगा, इसको जब गाड़ा जाएगा, तो यहाँ से नया पोटैटो का प्लांट जो है वो ग्रो होने लगेगा, ठीक है। तो पोटैटो क्या है? एक स्टेम है ना, और इसीलिए इट इज एग्जांपल ऑफ बाय स्टेम, क्योंकि इस स्टेम में से नया प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है। इधर रूट्स हमको इधर बाय रूट्स हमने देखा, एग्जांपल स्वीट पोटैटो। अच्छा, स्टेम का एक और मतलब इसका एक और एग्जांपल होता है जिंजर, है ना। जिंजर भी एक एग्जांपल है, तो तुम इसको भी ध्यान रख सकते हो। वेरी गुड। तो मुझे गेट खोलने जाना पड़ गया था, सो सॉरी, सैड लाइफ, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे? हम लोग ये नेचुरल वेजिटेशन, मतलब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख रहे थे। इसमें हमने पहले बाय रूट्स का एग्जांपल देखा, स्वीट पोटैटो, फिर बाय स्टेम का देखा, पोटैटो, ठीक है। फिर हमने देखा किसका? बाय लीफ का, ठीक है। नहीं देखा भी देखेंगे। बाय लीफ का एग्जांपल है ब्रायोफिलम, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ना, ये लीफ के ऊपर ही छोटे छोटे बर्ड जो है वो क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बर्ड जो है वो ग्रो कर रहे हैं, है ना। वेरी गुड। लीफ के ये देखो कॉर्नर में ही छोटे छोटे बर्ड्स जो है वो एक, मतलब तुम देखो कि रूट्स भी निकल रहे हैं, मतलब छोटे छोटे प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेट, है ना, बहुत सही। तो ये क्या है? अगेन यहां पर क्या हो रहा है? लीफ के थ्रू नया प्लांट आ रहा है ना। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। बायोफिलम, ये क्वेश्चन मतलब ये जो सवाल है ना, ये जनरली ऐसे पिक्चर बेस्ड सवाल होते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। पिक्चर देखे कि बताओ ये किस चीज का पिक्चर है, और ये कौन सा बाय डैश का एग्जांपल है, बाय रूट का है, स्टेम का है, बाय लीफ का है, ठीक है। ग्रेट। तो फिर ये क्या अगेन क्या होगा इसमें? ये जो है वो प्लांट, फिर नया प्लांट, फिर से इससे नया प्लांट जो है वो ग्रो होने वाला है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं यार, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ठीक है। सो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमको पढ़ना है ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, अच्छा इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ग्रेट। हाँ, एक और चीज है टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर एक 5-6 मिनट का टॉपिक है, वो मैं तुम्हें होमवर्क देना चाहता हूं, क्योंकि उसके अंदर है कुछ नहीं, वो उसके अंदर तुमको बताया जाएगा कि कैसे आर्टिफिशियली ग्रोथ की जाती है। कुछ अगर मैं लेमैन्स लैंग्वेज में बताऊं तो वो एक बार अपनी बुक से देख लेना, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क मैं दे रहा हूं, है ना। ग्रेट। बात करते हैं ग्राफ्टिंग की, है ना। तो ग्राफ्टिंग जो है, ठीक है, ग्राफ्टिंग जो है, जब मैं ग्राफ्टिंग की बात करूं तो व्हाट इज ग्राफ्टिंग? देखो होता क्या है कि दो प्लांट्स है इसके अंदर, एक जो दूसरा प्लांट है उसका हमने स्टेम कट किया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसका हमने स्टेम कट किया कुछ इस प्रकार से, जिसको हम लोग सायन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सायन बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा प्लांट है, उसका हमने रूटेड पार्ट लिया। ये देखो रूटेड पार्ट जो धसा हुआ है, रूटेड पार्ट लिया, ठीक है। ग्रेट। और इन दोनों को कट ऐसा किया ना, देखो ये है आपका सायन, ठीक है, ये सायन है, ठीक है, ये स्टॉक है, समझ रहे हो। तो कट ऐसे मारा कि एक दूसरे के ऊपर इजीली ओवरलैप हो जाए। ये सायन है, ये स्टॉक है, ये रूटेड पार्ट है, ठीक है, ये जो है ये रूटेड पार्ट है, ठीक है। कट ऐसे मारा कि इजीली जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, और फिर क्या होता है कि इनको टुगेदर ज्वाइन कर दिया जाता है। ये इनको ज्वाइन कर दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। फिर ये जनरली तुम लोग ये है ना, ये जनरली रोजेस के अंदर देखा जाता है, नई वैरायटी ऑफ रोजेस पाने के लिए, ठीक है। ग्रेट। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंगो का भी एक एग्जांपल होता है, ठीक है, मैंगो के लिए भी एग्जांपल है, रोजेस के लिए भी एग्जांपल है, तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ग्रेट। तो वही यहाँ पर चीज लिखी हुई है, पढ़ सकते हो। पार्ट्स ऑफ 2 और मोर डिजायरेबल प्लांट्स, मतलब ऐसा नहीं है, डिजायरेबल प्लांट्स होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक कोई बहुत ही अलग कैटेगरी का प्लांट है, एक कोई बहुत ही अलग कैटेगरी का प्लांट है और उनको साथ में लाया जा रहा है। डिजायरेबल प्लांट्स होने चाहिए, ठीक। ग्रेट। आर कट एंड जॉइन टुगेदर सो दैट दे कैन ग्रो एज सिंगल प्लांट। एग्जांपल मैंगो, या फिर हो गया आपका रोज। रोज के अंदर अगर आपको कोई नया वैरायटी ऑफ रोज चाहिए, ठीक है, तो वो इससे पाया जा सकता है, ठीक है। मैंगो में अगेन अगर जल्दी आम की बात हो रही है तो अगेन ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके, वो काफी डीप है, मतलब वो एक तरीके से तुम समझो तो अलग टाइप के साइंस की स्टडी है, ठीक है। ग्रेट। फिर आता है लेयरिंग। लेयरिंग बहुत ईजी है, ठीक है। इतना सब मत देखो, तुम देखो कि एक हमारे पास में क्या है, प्लांट है, ठीक है। हमारे पास में क्या है, एक प्लांट है, हाँ।
तो हमारे पास में क्या है, एक प्लांट है, ये प्लांट है, बहुत प्यारा सा प्लांट है भैया, आपने उस प्यारे से प्लांट का डायग्राम बहुत बेकार बनाया है। उसका ना उसके एक स्टेम है, उसकी एक डाली है, ठीक है, बहुत बढ़िया स्टेम है, डाली है, जो तुम बोलना चाहो बोल लो, ठीक है। उसको क्या किया हमने, अंडरग्राउंड ले गए, ठीक है, उसको क्या किया कि हम लोग अंडरग्राउंड ले गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसकी जो टिप है उसको ऐसे बाहर छोड़ दिया, जैसे कि यहाँ पर है ना, जैसे कि ये देखो, अरे यार ये बहुत ही अजीब बन गया है भैया आप तो डायग्राम बनाया मत करो, ठीक है। तो क्या किया हमने, जैसे कि ये है ना यहाँ पर, ये बड़े बड़े मान लो बड़े बड़े हैं, तो वैसे ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच को हम जमीन के नीचे लेके गए और इसको, इसकी टिप को जो है, ठीक है, इसकी टिप को जो है वो थोड़ा सा एक्सपोज छोड़ दिया, इसकी टिप को जो है थोड़ा सा क्या छोड़ दिया, एक्सपोज छोड़ दिया, है ना, थोड़ा सा एक्सपोज छोड़ दिया। अच्छा, तो अब इससे होगा क्या भैया, है ये तो कर दिया हमने, इससे होगा क्या, एक और चीज यहाँ पर ना क्या किया जाता है, इट इज मेड श्योर कि ये जो स्टेम है वो बाहर ना है, तो यहाँ पर ऐसा है कुछ अटैच कर दिया जाएगा या फिर ऊपर कुछ हैवी लोड रख दिया जाएगा, पत्थर वत्थर रख दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये स्टेम बाहर ना आए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये स्टेम जो है वो बाहर ना आए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही सही, ठीक, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब इससे होगा क्या है भैया, इससे होगा क्या, ये तो बताओ, इससे होगा क्या, इससे होगा ये, ठीक है, इससे होगा ये कि यार ये जो यहाँ पर पार्ट है ना, जिसे, ठीक है, ये जो यहाँ पर पार्ट है, ठीक है, जिसे यहाँ पर वो किया गया है, अंडरग्राउंड जिसे डाला गया है, ठीक है, वहां से रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, वहां से रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और जो प्लांट है वो यहाँ पर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो रूटेड पार्ट है, जितना पोर्शन रूटेड है, ठीक, वो रूटेड पोर्शन जो है वो यहाँ पर वहां से रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर वो नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट, सो ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल, इतना लिखना, ये जानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आफ्टर सम टाइम न्यू रूट डेवलप्स, नया रूट डेवलप होगा और फ्रॉम द पार्ट ऑफ ब्रांच बरीड इन द सॉइल, जो पार्ट को बरी किया गया है सॉइल के अंदर, वहां से नया प्लांट जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही, ग्रेट। मेरे पास में यहाँ पर मैं वही ढूंढ रहा था अभी, मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा GIF था, एक वीडियो था फोन में, जिसके अंदर लेयरिंग का एक वीडियो था पूरा, वो मैं ढूंढ रहा हूँ पर मेरे को मिल नहीं रहा, अगर मुझे मिलता है तो मैं उसको डालता हूँ, ठीक है, ग्रेट, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये लेयरिंग का एग्जांपल है। कटिंग की बात करते हैं, कटिंग तो बहुत ही ईजी है। कटिंग क्या है कि भैया एक प्लांट है, उसका स्टेम लिया, उस स्टेम को कट, मतलब ऑफ कोर्स ओवर बर्ड्स होने चाहिए, तो कट किया और उसको सॉइल में डाल दिया, ठीक है, अब वहां से उस स्टेम से नया प्लांट जो है वो ग्रो होने लगेगा। ये देखो, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट व्हिच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग। अ कटिंग ऑफ पेरेंट प्लांट हैविंग सम बर्ड ऑन इट इज टेकन, और उसके बाद में क्या है कि वो जो कट मारा है उस पोर्शन को उठा के हमने क्या किया कि मॉइस्ट सॉइल में बरी कर दिया, डन, ठीक है, दैट इज इट, बस। अब क्या होगा कि फिर वहां से नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा, ठीक है, ग्रेट। तो ये बात हो गई कटिंग की। अच्छा, कटिंग का एक एग्जांपल एक बार अपनी बुक में देख लेना, होमवर्क है, तो होमवर्क दो चीजें हैं, टिश्यू कल्चर और कटिंग का एग्जांपल, ठीक है। टिश्यू कल्चर एक इजी चीज है, नॉट अ वेरी बिग डील, ऐसे दिक्कत देने वाली कोई चीज नहीं है वो। टिश्यू कल्चर बस तुमको एक बार बुक से पढ़ना पड़ेगा, थोड़े वो कष्ट उठाने पड़ेंगे कि भैया मैं टिश्यू कल्चर बुक से पढ़ लूं, है ना, ग्रेट। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। अच्छा, अभी तक हमने बातें कर ली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ग्राफ्टिंग की, लेयरिंग की, कटिंग की। अब हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे थे सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर थी। अब जो बातें होंगी वो होंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर, जहां पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। एक मेल एक फीमेल, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल। अच्छा, पहले हम लोग बात करने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, पर उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेसिक होता क्या है जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो, ठीक है। सो मेल एंड फीमेल बोथ प्रोड्यूस सेल्स विच आर नोन एज गैमीट्स, ठीक है, विच आर नोन एज गैमीट्स। तो मेल के केस में उन्हें स्पर्म कहा जाता है और फीमेल के केस में उसे एग कहा जाता है, ठीक है। मेल एंड फीमेल कम टुगेदर एंड फ्यूज टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। तो स्पर्म और एग जब फ्यूज होंगे तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है? तब बनता है जाइगोट, ठीक है। और उसके बाद ये जो जाइगोट है फिर वो फर्दर जो है वो नए ऑर्गेनिज्म में आगे जाकर डेवलप होगा, ठीक है। तो जब मेल और फीमेल जर्म सेल का या फिर अब आपको स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा, ठीक है, तो इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा, वो हम देखेंगे आगे जाकर। पर मेन तो ये है कि सेक्सुअल, भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, सब अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे, कोई टूट रहा था, कोई बट रहा था, कोई फट रहा था, है ना, सही है, ग्रेट। यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा है कि एक स्टैंडर्डाइज तरीका है, ठीक है, ऐसा मत बोलो बुरा मान जाएंगे वो, ठीक है, हाइड्रा बुरा मान जाएगा, ध्यान रखना,
यहां पर क्या है, यहां पर एक स्टैंडर्डाइज तरीका है कि भैया मेल के केस में स्पर्म सेल्स हैं, ठीक है, फीमेल के केस में एग हैं, इन दोनों का फ्यूजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन दोनों का फ्यूजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेल और फीमेल साथ में आएंगे, ठीक है, वो आगे जाके हम समझेंगे, ठीक है, ग्रेट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, शुरुआत करते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं, है ना, ग्रेट। हमें सबसे पहले तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जानना है तो हमें ये जानना होगा कि जब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें प्लांट की तो वो फ्लावर है ना, और फ्लावर भी हमने कौन सा लिया, हिबिस्कस, कौन सा लिया है, हिबिस्कस, है ना, बहुत बढ़िया। अभी जो हिबिस्कस हम देख रहे हैं ये दिखने में तो बड़ा सुंदर लगता है दूर से, ओह क्या बात है, सुंदर है, पर जब टेक्स्ट बुक में आ गया तब से हमको हिबिस्कस, तेरे को इतना सारा पढ़ना पड़ता है, हमको बुक के अंदर इतना सारा हिबिस्कस के बारे में दिया गया है ना। हिबिस्कस ऐसा दिखता है, बताओ मेरे को, इतना सुंदर सा फूल, ठीक है, जो कि बिल्कुल ऐसा प्रसन्न कर देगा मन किसी का भी, है ना, वो ऐसा दिखता है दिखने में, ये बुरा नहीं है, पर कितनी सारी चीजें होती है मतलब एक फ्लावर के अंदर जो कि हम देख के बता ही नहीं सकते, है ना। अब ये जो है हिबिस्कस है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनकी हम लोग एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, ठीक, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक माय मॉम एंड माय डैड एंड द पीपल हु सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी, सेपल की, है ना। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सेपल की। सेपल क्या है भाई, देखो सेपल जो है ना, ये जो तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो सेपल होते हैं अगर तुम ध्यान से याद करो, है ना, पुरानी बातें, ठीक है, तो ये फ्लावर भी कभी बड हुआ करता था, है ना, मतलब ये फ्लावर बड था, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एकदम से करके फ्लावर आ गया, नहीं, वो बड था, बड धीरे धीरे फ्लावर में ग्रो किया। तो वो जो बड था, देखो वो जैसे कि ऐसा स्ट्रक्चर था, इसके अंदर बड था, फिर धीरे धीरे ये जो बाहर की जो पत्तियां हैं, ये जो सेपल्स है ना, ये जो सेपल्स है ये धीरे धीरे खुलने लगे और वो बड ग्रो करने लगा, फिर फाइनली फ्लावर बना, ठीक है। तो बड को क्या किया, मेनली सेपल ने प्रोटेक्ट किया, है ना, सेपल ने क्या किया, मेनली वो बड को जो है वो प्रोटेक्ट किया, है ना, है कि नहीं, वो है कि नहीं, जो तुमने देखा भी होगा, तुमने बर्ड को भी देखा होगा जनरली कि उसके ऊपर बाहर ऐसा सेपल का स्ट्रक्चर होता है ना, है कि नहीं, ग्रेट, वो सेपल वाला स्ट्रक्चर जो है वो होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो खुलने लगता है और उसमें से फ्लावर जो बाहर निकलने लगता है, वो खुलने लगता है, फ्लावर बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो इनिशियली बर्ड की प्रोडक्शन इसमें सेपल ने कर रखी है, प्लस यहां पर क्या कर रहा है, ये आउटर वर्ल्ड बना रहा है, क्या बना रहा है, इट इज मेकिंग दी आउटर वर्ल्ड, है ना, बाहर का ऐसा वर्ल्ड बना रहा है, ठीक है, ग्रेट। ये सेपल की बात हो गई। अच्छा, समझ गए बात को भाई, ये पहले बर्ड हुआ करता था तो बर्ड की प्रोटेक्शन के लिए सेपल था मतलब है ना, और उसके साथ साथ अब ये आउटर वर्ल्ड, बाहर का वर्ल्ड बना रहा है। बात करते हैं पेटल की, ये पेटल सुंदर सा पेटल, ये पत्ती की बात हो गई अभी, अब पेटल की बात करेंगे, ठीक है, ग्रेट। पंखुड़ी, पंखुड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये पंखुड़ी नहीं कहते, क्या कहते हैं, कुछ और कहते हैं, पेटल बोलो तुम, ठीक है। ये जो पेटल है तुम देखो, ये दिखने में कैसा अट्रैक्टिव है ना, दिखने में कैसा अट्रैक्टिव है। दूसरा, बड़ी प्यारी फ्रेग्रेंस होती है ना, बड़ी प्यारी फ्रेग्रेंस होती है, इसके पास में प्लस नेक्टर प्रेजेंट होता है। ये सब क्यों है ना, ये तुमको आगे पता चलेगा जब मैं तुमको समझाऊंगा ना कि कैसे इनकी इसमें रिप्रोडक्शन होता है, तब तुमको पता चलेगा ये, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव होता है, इसके पास फ्रेग्रेंस होती है, नेक्टर होता है, कलरफुल होता है, बहुत कलरफुल होता है, प्यारे प्यारे होते हैं बहुत ही, है ना। और इसी के साथ साथ बस ये हमने बात समझ ली। अच्छा, तो ये तो अपनी बात हो गई। और ये इनर वर्ल्ड बना रहा है, क्या बना रहा है, इनर वर्ल्ड बना रहा है ना, ये आउटर वर्ल्ड बना रहा है, ये इनर वर्ल्ड बना रहा है, बहुत सी। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक और चीज कहाँ गया, हाँ, दिस इज हिबिस्कस, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। तो सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहा जाता है और पेटल्स के ग्रुप्स को कोरोला कहा जाता है, ठीक है। वो कार नहीं थी टोयोटा कोरोला, हाँ वो, ठीक है, बहुत सी। अच्छा, अब तुमको एक बहुत ही प्यारी चीज बताता हूँ, वो क्या है, वो ये है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज नोन एज कार्पेल, सॉरी जो फीमेल पार्ट है दैट इज नोन एज कार्पेल, ठीक है, और जो मेल पार्ट है दैट इज नोन एज स्टेमेन, ठीक है, स्टेमेन मैन, ठीक है, मेल पार्ट है, और ये कार्पेल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो ये जो कार्पेल आप देख रहे हो ना, ये कार्पेल के अंदर होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। कार्पेल जो है, कार्पेल के पास में होता है स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये जो लंबा डंडा आप देख रहे हो स्टाइल, और ओवरी, ठीक है, ग्रेट। तो जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर ये चीजें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, मतलब हम उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पेल कह रहे हैं, और उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इसी को नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये है कार्पेल, है ना, ग्रेट।
एंड दिस फॉर्म्स द फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, जो फीमेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। तो इस कार्पेल के अंदर क्या क्या है, स्टिग्मा है, ये जो टॉप है वो स्टिग्मा है, ठीक है। ये जो लंबी एक डंडी है जिसको स्टाइल कहा जाता है, और जिसके अंदर ओव्यूल या फिर एग्स प्रेजेंट है वो ओवरी है, ठीक है। ग्रेट, दिस इज ओवरी, है ना। इन सब के फंक्शंस वगैरह जब मैं तुमको समझाऊंगा कि कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होगा तब बताऊंगा, ठीक है। बहुत से तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल पार्ट। अच्छा, मेल पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, वो पढ़ाऊंगा, वो जो भी गया है ना 2 पेज जो गए वो पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। ग्रेट। स्टेमन, भाई स्टेमन क्या है, स्टेमन मेल पार्ट है। इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, तो एंथर होता है, फिलामेंट होता है। तो ये फिलामेंट है। एंथर जो होता है ना, एंथर जो होता है, एंथर के अंदर काफी सारे पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होती हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। तो एंथर जो होता है, इनके अंदर ये देखो बहुत सारे पोलन सैक्स प्रेजेंट है, जिनके अंदर बहुत सारी पोलन ग्रेन्स होती हैं। तो तुमने पोलन ग्रेन देखी होगी, बहुत छोटी छोटी सी येलो कलर की दिखती है ना, बहुत छोटी होती है, हाँ, वो पोलन ग्रेन्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। So these are the male parts of a flower. Many stamens are collectively known as androecium, और इधर वो gynoecium, ठीक है। ग्रेट। अब भैया अब क्या, अब हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता कैसे है ना। मतलब एक्चुअल में अब ये जो हम स्पर्म की बात कर रहे थे, एग की बात कर रहे थे, होगा क्या है, होगा क्या, चलो समझते हैं। सबसे पहले तो देखो हम लोग इनके पार्ट्स की बात करेंगे, है ना। कुछ पार्ट्स की मैं तुमको बात समझाऊंगा, फिर हम लोग सीधा चलेंगे प्रोसेस पे, ठीक है। पहले प्रोसेस देख लेते हैं उससे अच्छा, ठीक है। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। एंथर से, एंथर क्या है, मेल पार्ट है ना, एंथर क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स है। तो उस एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और ये सबसे पहली स्टेप है अपनी, ठीक है। सबसे पहली स्टेप क्या है, पॉलिनेशन, ठीक है। वो क्यों है वो तुमको बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। सबसे पहली स्टेप क्या है, जो हम रिप्रोडक्शन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं उसकी सबसे पहली स्टेप क्या है, पॉलिनेशन। तो जो पोलन ग्रेन्स थे एंथर के पास से, जब वो स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं, स्टिग्मा के पास चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है उनका, तो इट इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक। ग्रेट। अब ये पॉलिनेशन 2 तरीके का हम देख सकते हैं। कैसे, या तो हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब ये कि उसी फ्लावर के एंथर से, ये एक ही फ्लावर है, उसी एक फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में उसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। समझ गए बात को, ठीक है। उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पोलन अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे कहा जाता है पॉलिनेशन, ठीक, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। पर किसी दूसरे फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। जैसे कि देखो यहां पर क्या है, उन्होंने भाई दोनों केस दे दिए, या तो इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं, ठीक है, उस केस में इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है। दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है कि इस फ्लावर से इस फ्लावर पर जा रहा है ना। यहां पर क्या हो रहा है कि ये एक ही फ्लावर है, इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पर जा रहा है, पर यहां पर क्या हो रहा है, इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पर जा रहा है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। ये क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। ग्रेट। और ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि विंड हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है। ग्रेट। अच्छा, अब मैं तुमको बताऊंगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब मैं तुमको बताऊंगा क्या होने वाला है। तो मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया था यार कि जो पेटल्स होते हैं ना वो बहुत सुंदर से होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब होगा क्या कि जब इंसेक्ट्स आते हैं ना तो वो आकर, जैसे कि ये एंथर पर बैठे इधर आए, ठीक है, जैसे कि वो यहां पर आए, है ना, तो होगा क्या कि उनके पैरों पर जो पोलन ग्रेन्स है वो चिपक जाएंगी, है ना, उनके पैरों पर जो पोलन ग्रेन्स है वो चिपक जाएंगी, ठीक है। ग्रेट। फिर वो उड़ के क्या हुआ कि स्टिग्मा पर बैठ गए, है ना, वो आए क्योंकि उनको किसने अट्रैक्ट किया, इन पेटल्स ने अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो वो आए, ठीक है, आए बैठे, और उसके बाद में उनके पैरों पर क्या हुआ कि पोलन ग्रेन्स चिपक गई और वो आकर यहाँ पर स्टिग्मा पर बैठ गए, ठीक है। अब होगा क्या है, अब होगा क्या, होगा ये, ठीक है, होगा ये कि जो उनके पैरों पर, ठीक है, जो उनके पैरों पर पोलन ग्रेन्स चिपकी लगी हुई थी
वो स्टिग्मा पर चिपक जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टिग्मा के पास में स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टिग्मा के पास में ना एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है? तो होता ये है कि वो जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिकी सब्सटेंस के कारण स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाती है। तो मिशन सक्सेसफुल, एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स पहुंच गए, ठीक है। और क्रॉस पोलिनेशन में ये हो रहा होता है ना, वही सेम चीज जैसे कि बोला ना यहाँ पर कि चीफली इंसेक्ट्स एंड विंड, मतलब किन एजेंट्स के थ्रू ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। तो इधर आया इंसेक्ट, ठीक है, इधर आया, इसके एंथर पे बैठ गया, पोलन ग्रेन चिपक गई, उड़ा और उड़ के इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर आ गया, हो गया काम। जो पोलन ग्रेन्स यहां पर चिपके थे पैरों में, वो यहां पर जाकर स्टिग्मा पर वापस चिपक गए, ठीक है। तो इस तरीके से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। अच्छा, अब क्या होगा देखो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि जो रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस है, ये जो स्पर्म सेल्स का एग के साथ मिलने की प्रोसेस है, इसकी पहली स्टेप पॉलिनेशन है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यहां पर कि मेल पार्ट से, है ना, कोई चीज फीमेल पार्ट पर चली गई है ना। एंथर एक मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट से स्टिग्मा जो कि फीमेल पार्ट है उस पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ये शुरुआत है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप पॉलिनेशन हो चुकी है ना। पॉलिनेशन इज डन नाउ, ठीक है, ग्रेट। सो द फर्स्ट स्टेप वाज पॉलिनेशन। अच्छा, बहुत बढ़िया, जो कि अब हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा? तो यहां से शुरू होगी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। यहां से शुरू होगी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। देखो जरा, होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो पोलन ग्रेन चिपकी होंगी, बहुत सारी पोलन ग्रेन चिपकी होती है, ठीक है। सो व्हेन अ पोलन लोड ऑफ 500 to 200 पोलन ग्रेन्स इज डिपॉजिटेड ऑन अ स्टिग्मा एट वन टाइम, ठीक है, ये स्टिग्मा है, इसके ऊपर ना बहुत सारी पोलन ग्रेन्स आ जाती है ना। सीधी सी बात है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक दो पोलन ग्रेन्स आएंगी, पोलन ग्रेन्स ना बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारी पोलन ग्रेन्स आकर यहां पर चिपक जाती है, ठीक। डिपॉजिटेड ऑन स्टिग्मा एट वन टाइम, ईच पोलन ग्रेन ग्रोज अ पोलन ट्यूब इनटू, मतलब वो जितनी भी पोलन ग्रेन्स वहां पर आई है उन सब में से ऐसा इस टाइप का एक पोलन ट्यूब निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। समझ गए? पॉलिनेशन हुआ, बहुत सारी पोलन ग्रेन्स आकर स्टिग्मा पर चिपक गई, ठीक है, ग्रेट। अब वो जितनी भी पोलन ग्रेन्स आई है उन सब में से ऐसा पोलन ट्यूब निकलना चालू हो जाता है, ठीक है। उन सब में से जो है ऐसा पोलन ट्यूब निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ग्रेट। ईच पोलन ग्रेन ग्रोज अ पोलन ट्यूब इनटू। अच्छा, अब भैया इतनी सारे पोलन ट्यूब जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आए, ठीक है, उन सब में से पोलन ट्यूब निकल रहा है। अब जीतेगा कौन? वो जो कि यहां पर ओव्यूल, जो भी यहां पर तुम कह सकते हो कि जो कि यहां पर ओवरी के अंदर जाकर इधर ओव्यूल की तरफ पहले पहुंच जाएगा, ठीक है, वो जीत जाएगा। इन शॉर्ट, जो कि यहां पर इस जो देखो, जो फीमेल पूरा जो मेन पार्ट है ना, जहां पर रिप्रोडक्शन होना है, जहां पर सारी चीजें होनी है, वो ये वाला है, ठीक है। तो यहां तक जो भी पोलन ट्यूब पहले पहुंच जाएगा, जिस भी पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब पहले पहुंच जाएगा, वो जीत जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स थे, सबके अपने अपने पोलन ट्यूब निकले, एक रेस चल रही थी। जो भी यहां पर पहले पहुंच गया, ठीक है, जो भी इस ओपनिंग की तरफ पहले पहुंच गया वो जीत गया, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि 5-6 एक साथ पहुंच जाएंगे, भाई जीतेगा कोई ना कोई तो जीतेगा, ठीक है, ग्रेट। जैसे कि यहाँ पर देखो ये हार गया क्योंकि इसका यहीं पर रह गया, पर इसका पोलन ट्यूब जो है वो यहां तक पहुंच गया, ठीक है, इसका पोलन ट्यूब जो है वो यहां तक पहुंच गया, ठीक, ग्रेट, है ना, ग्रेट। ऐसे यहाँ पर दो ही दिखाए गए, ऐसे बहुत सारे होते हैं, उन सबके पोलन ट्यूब निकल रहे होते हैं, पर जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा देखो, ठीक है, अब इसके बाद क्या होने वाला है, तो मैं तुमको दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा इतना हमने समझ लिया, ये हो गया। अच्छा, एक और चीज, तो ये अब मैं तुमको स्टिग्मा और स्टाइल के फंक्शंस बता देता हूं। स्टिग्मा क्या है? दिस इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द स्टाइल, ठीक है। इट फॉर्म्स द हेड ऑफ द पिस्टिल, है ना। तो या तो आप कार्पेल बोलो या तो आप पिस्टिल बोलो, इसको एक ही बात है, कार्पेल या फिर पिस्टिल, कुछ भी बोलो, ठीक है, फीमेल पार्ट को, ये पूरे को, ठीक है। इट फॉर्म्स द हेड ऑफ द पिस्टिल, बहुत सही। द स्टिग्मा कंटेन्स अ sticky substance whose job is to catch pollen grains from different pollinators or those dispersed through wind. They are responsible to begin the process of fertilization. देखो ऐसा नहीं है सिर्फ कि इंसेक्ट्स के थ्रू ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचेगी, हवा पानी कैसे भी पहुंच सकती है, पर स्टिग्मा का काम यह है कि वो उन पोलन ग्रेन्स को चिपका ले अपने ऊपर, ठीक है। स्टाइल क्या होता है? ये स्टाइल होता है लंबी डंडी, ठीक है। स्टाइल इज अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक दैट होल्ड्स द स्टिग्मा. Once the pollen grain reaches the stigma, the style starts to become hollow and forms a tube called pollen tube, which takes the pollen tube to ovaries to enable fertilization. ठीक है, तो जो मैंने तुमको अभी बताया कि स्टाइल के थ्रू ही वो पोलन ट्यूब जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हॉलो बन जाता है ताकि वो पोलन ट्यूब से वहां पर पहुंच सके, रेस हो रही होती है कि नहीं, ग्रेट।
अब इसके बाद क्या होगा वो हम समझते हैं, है ना। तो यहां तक हमने समझ लिया, फर्टिलाइजेशन तक हमने समझ लिया कि कैसे जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करता है और ओव्यूल की तरफ जा रहे होते हैं। अब हम समझेंगे कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या होती है। तो यहां तक अपना फंडा क्लियर है। पोलन ग्रेन आया, बहुत सारे आए, एक पोलन ट्यूब निकला, यहां तक पहुंचा, जो पोलन ग्रेन का ट्यूब पहले पहुंचा वो जीत गया। अच्छा, ग्रेट। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा। The process of fusion of one male gamete with egg along with the union of second male gamete with the two polar nuclei or the secondary nucleus is called double fertilization। भैया क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आया एकदम से। पोलन ग्रेन पे से मेल गैमीट और ये सब क्या आ गया, देखो मैं बताता हूं। सो वन पोलन ग्रेन कंसिस्ट्स ऑफ टू मेल गैमीट्स, ठीक है। जो एक पोलन ग्रेन है उसके अंदर दो मेल गैमीट्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा ओवरी वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पूरा जो है वो ओवरी वाला स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। ग्रेट, कुछ ऐसा दिखता है। ये जो तुम देख रहे थे ना यहाँ पर, ये जो तुम देख रहे थे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको यहां पर ड्रॉ किया गया है, ये ऐसा दिखता है वो, ठीक है। ग्रेट। सो वन पोलर ग्रेन कंसिस्ट्स ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब इसमें होता क्या है देखो, मैं तुमको समझाता हूं और बहुत प्यारी तरीके से समझाऊंगा जिससे कि तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहां पर जो तुम ये स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके अंदर ये जो है ये एग है, ठीक है। ये जो तुम देख रहे हो ना ये एग है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जो तुम दो देख रहे हो ये दो, ठीक है, ये जो तुम दो देख रहे हो ये दो क्या है, दीज आर टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये क्या है, ये पोलर न्यूक्लियाई है और ऊपर की साइड एंटीपोलर्स है, ठीक है। ग्रेट। अब समझो क्या होगा। मैंने क्या बोला कि दो मेल गैमीट आने हैं, ठीक है। ग्रेट। तो यहां पर ये एक प्रेजेंट है और यहां पर ये दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। होगा क्या, वन पोलर ग्रेन कंसिस्ट ऑफ टू मेल गैमीट, ये हमने यहां तक बात कर ली, ठीक है। उसमें से जो फर्स्ट मेल गैमीट होगा, या फिर मतलब अब हम इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं कि कौन सा मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करेगा, फिर कौन सा मेल गैमीट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करेगा। तो मैं ऐसा लिख लेता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कि फर्स्ट लिख लेते हैं, फर्स्ट मेल गैमीट जो है वो एग के साथ में फ्यूज करेगा, ठीक है। क्या होना है ना, देखो क्या होना है, इधर ही लिखता हूं इस पेज पे ताकि इजी हो जाए, ठीक है। देखो क्या होना है कि दो मेल गैमीट आ रहे हैं जिसमें से एक मेल गैमीट जो है, ठीक है, जो फर्स्ट मेल है फिर एक मेल गैमीट है, उसका क्या होगा, उसका ये होगा कि वो जो है वो एग के साथ में फ्यूज करेगा, ठीक है। वो जो है वो एग के साथ में फ्यूज करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सही, है ना। तो एक मेल गैमीट जो है दैट इज गोइंग टू फ्यूज विद एग एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, इट इज गोइंग टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो जो पहला मेल गैमीट है ना, दो मेल गैमीट आए, इनमें से एक, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो पहला आया वो इधर जाकर लगेगा, इनमें से एक मेल गैमीट जो है वो एग के साथ में फ्यूज करेगा और बनाएगा जाइगोट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगैमी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगैमी, ठीक है। और जो सेकंड मेल गैमीट है, फिर जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा इन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, ठीक है। वो फ्यूज करेगा या फिर तुम बोलो यूनियन बनाएगा इन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, ठीक है। तुम भी देखो एम्ब्रियो के जैसा आएगा ठीक है। ग्रेट। वो बनाएगा एंडोस्पर्म और इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। ग्रेट। तो हुआ क्या कि जो पोलर ग्रेन आया उसमें दो मेल गैमीट थे, ठीक है। और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसके अंदर एग प्रेजेंट है और दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो दो मेल गैमीट आया उसमें से एक मेल गैमीट इस एग के साथ में फ्यूज करेगा। तो ये देखो पहला मेल गैमीट है, फिर एक मेल गैमीट एग के साथ में फ्यूज कर रहा है और जाइगोट बना रहा है, ठीक है। इसको हम सिंगैमी कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज कर रहा है या फिर पोलर न्यूक्लियाई के साथ में यूनियन बना रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, और बना रहा है एंडोस्पर्म। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों मिला के डबल फर्टिलाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो। तो कैसे मेल गैमीट कैसे एग के साथ में मिला, इन ऐसी प्रोसेस के थ्रू, ठीक। अब पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट, एक मेल गैमीट का फ्यूजन, दोनों में से किसी एक मेल गैमीट का फ्यूजन एग के साथ में, अलोंग विथ, ठीक है, अलोंग विथ यूनियन ऑफ सेकेंड मेल गैमीट विथ पोलर न्यूक्लियाई। मतलब इस सेकेंड, ये देखो क्या हुआ, देखो यहां पर ये पहला मेल गैमीट इस एग के साथ चले गया, इन दोनों का फ्यूजन होगा। और जो दूसरा मेल गैमीट था देखो ये वाला, इसने इनके साथ में यूनियन बना लिया, इन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में यूनियन बना लिया। सो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विथ एग अलोंग विथ यूनियन ऑफ सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई विथ सेकेंड मेल गैमीट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई,
और द सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहा जाता है, ठीक है, इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आउट ऑफ द 2 मेल गैमीट्स, है ना, one fuses with the egg to carry out generative fertilization और syngamy, ठीक है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन सबका बाप है ऐसा समझो, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन एक पूरी होलसम प्रोसेस है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। डबल फर्टिलाइजेशन में ये और ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या कि भैया 2 मेल गैमीट आए, जिसमें से एक मेल गैमीट एक के साथ में फ्यूज किया, और जो दूसरा मेल गैमीट है वो 2 पोलर न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज किया, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस मिला के डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब जो एक मेल गैमीट एक के साथ में फ्यूज करता है, अगर हम उससे सिर्फ नाम देना हो तो वो सिनगैमी है, और जो सेकंड मेल गैमीट पोलर न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज करता है और एंडोस्पर्म बनाता है, अगर सिर्फ उसे नाम देना हो तो उस प्रोसेस का नाम ट्रिपल फ्यूजन है। पर ये और ये दोनों मिला के डबल फर्टिलाइजेशन बनता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, है ना। तो ऐसा कुछ है कि 1 मेल गैमीट प्लस एग क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, ठीक है, एन एन ये 2N, ठीक है। इस प्रोसेस को सिनगैमी कहा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो दूसरा मेल गैमीट है, सेकेंड मेल गैमीट जो है, जब वो पोलर न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज करता है, ठीक है, जब वो पोलर न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज करता है तो वो क्या बनाता है, तो वो बनाता है एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, ठीक है, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। ये 2N, ये सॉरी ये N, ये 2N सेकेंड मेल गैमीट है, नहीं तो तुम इसको 2 मेल गैमीट समझ लोगे, नहीं, ये बन जाएगा 3N, ठीक है, ठीक है, ग्रेट, समझ रहे हो ना बात को। अच्छा, तो जब दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज करेगा, वो एंडोस्पर्म बनाएगा, उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। पहला मेल गैमीट जब एग के साथ में फ्यूज करेगा, उसको वो जब फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा, उसको हम सिनगैमी बोलेंगे, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो अब कभी भी कंफ्यूज मत होना, ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन में दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना, ग्रेट। The second male gamete fuses with 2 polar nuclei. This is called triple fusion, which forms the endosperm. ठीक है, ग्रेट, समझ रहे हो बात को। तो देखो ये 2 मेल गैमीट दिख रहे हैं ब्लू कलर के, एक गया एक के साथ में, एक गया 2 पोलर न्यूक्लिया के साथ में, बहुत सही, ठीक है। एंड दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन, एंड दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हैपेंस, ठीक है, ग्रेट। फिर जर्मिनेशन में क्या है यार, ठीक है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऊपर की साइड वाला जो है दैट इज प्लूम्यूल, और नीचे की साइड वाला रेडिकल है, ये फ्यूचर शूट है और ये फ्यूचर रूट है, ठीक है, ग्रेट। कुछ नया नहीं है इसके अंदर, वो बचपन में पढ़ चुके हो तुम, ठीक है ना। तो यही चीज मैं तुमको बतानी थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट समझना। इसका एक एक जो पैतरा है, मतलब एक एक जो फैक्टर है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज तुमको बता दो इसके अंदर कि ये प्रोसेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये तुम जान गए तो इसमें कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। और मैंने तुमको इसलिए ऐसा समझाया है कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। डबल फर्टिलाइजेशन इज नॉट इक्वल टू ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, बट डबल फर्टिलाइजेशन तो पूरी प्रोसेस है जिसमें पहला मेल गैमीट एग के साथ में फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा, और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज करेगा और एंडोस्पर्म बनाएगा। ये दोनों मिला के डबल फर्टिलाइजेशन बनता है, ठीक है, ग्रेट। और अब क्या होगा, अब ये होगा कि ओव्यूल जो है वो फ्यूचर में जाके सीड बनेगा, और जो ओवरी है वो फ्रूट बनेगा, ठीक है। जो ओव्यूल होता है ना वो फ्यूचर में जाके सीड बनता है, और ओवरी जो होता है कहां गया, वो आगे जाकर फ्रूट बनता है, ठीक है, ग्रेट, है ना, ग्रेट, बहुत सही। तो ये बात हो गई अपनी डबल फर्टिलाइजेशन की, है ना, बहुत बढ़िया। तो समझ में आ गया, सब क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुरुआत से मैंने तुमको समझा ही इसलिए ऐसा था। पहले हम लोगों ने क्या देखा, सेपल क्या होता है, पेटल क्या होता है। सेपल के मैंने तुमको फंक्शन बनाया, आउटर वर्ल होता है, जब ये फ्लावर बर्ड था उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता था। पेटल के बताया, फिर मैंने बताया कि जो स्टेमन है वो मेल पार्ट होता है और उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं लाइक एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। फिर मैंने बताया कि कार्पेल या फिर उसको पिस्टिल भी कहा जाता है, जो कि फीमेल पार्ट होता है जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट होता है, ठीक है, बहुत ही सही, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि एंथर यानी कि मेल पार्ट से पोलन रेंज ट्रांसफर होता है स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट पर,
ठीक है। तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन दो प्रकार का हो सकता है, या तो सेल्फ पॉलिनेशन हो, मतलब उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो, या फिर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से किसी दूसरे फ्लावर के एंथर पर पोलन ग्रेन्स, सॉरी किसी दूसरे फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो, ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। दोनों में से कुछ भी हो, होने के बाद में क्या होता है कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, जिनकी फिर रेस होती है। किस बात की रेस? क्योंकि अब ये सारे पोलन ग्रेन्स जो है वो अपने पोलन ट्यूब जो है वो छोड़ रहे होते हैं, ठीक है। और जिसका भी पोलन ट्यूब यहाँ पर सबसे पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। तो जिस भी पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब जीतता है, फिर वहां से जो है वो दो मेल गैमीट आ रहे होते हैं, ठीक है। वहां से क्या होता है कि दो मेल गैमीट आ रहे होते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो किससे फ्यूज करेगा? एग के साथ में। क्या बनाएगा जाइगोट, ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। और दूसरा जो है वो फ्यूज करेगा दो पोलर न्यूक्लियर के साथ में, क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म, ठीक है। अच्छा, एक और चीज तुमको बता दूं, एंडोस्पर्म जो है वो आगे जाकर इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ग्रेट, समझ गए यहां तक? और कुछ बचा नहीं यहां पर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। ग्रेट। तो यहां तक हमने समझ लिया पूरा यार कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे काम करता है। अब हम लोग आगे समझने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो वही सेम चीज है, ठीक है। इधर भी स्पर्म, इधर भी क्या था? मेल गैमीट थे और एग था, इधर भी वही चीज होगी, पर एक फर्क है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की, तो जैसे कि यहां पर क्या था कि पोलन ग्रेन्स उड़ के पहुंच गए, है ना, वैसा ह्यूमन से पॉसिबल नहीं है ना कि जो स्पर्म है वो उड़ के पहुंच जाए एक की तरफ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या होना पड़ेगा? एक प्रोसेस होनी पड़ेगी जिससे कि स्पर्म सेल्स मेल से, या फिर स्पर्म जो जर्म सेल्स है मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो पाए, है ना। और उसी प्रोसेस को सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर कॉपुलेशन या फिर मीटिंग कहा जाता है, ठीक है। जिससे क्या होगा? जिससे जो स्पर्म सेल्स हैं, ठीक है, जो स्पर्म सेल्स हैं वो एग तक पहुंच पाए, ठीक है। और वो तभी पहुंच पाएंगे जब मीटिंग हो रही हो या फिर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा हो। उसी केस में जो स्पर्म सेल्स हैं वो फीमेल एग तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ग्रेट, है ना। और जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यार, एक मेल और एक फीमेल गैमेट का प्रेजेंट होना जरूरी होता है, ठीक है। ग्रेट। अब इसमें हम लोग डायरेक्टली शुरुआत करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फिर हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और फिर हम बात करने वाले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, एंड चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट। तो हम शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज हम देखते हैं, तो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। अच्छा, शुरुआत हम करेंगे टेस्टिस से, ठीक है। शुरुआत होती है टेस्टिस से, ठीक है। टेस्टिस का फंक्शन क्या है ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्टिस का जो फंक्शन है ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या फंक्शन होता है देखो सर। अ मैन हैज 2 टेस्टिस, ठीक है, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। ग्रेट। एंड मजे की बात यह है जानना कि दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स, ठीक है। तो ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल्स के अंदर। क्या काम होता है इनका? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सीक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। अबे टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि पहली बात तो स्पर्म के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, तो रेगुलेट स्पर्म फॉर्मेशन, है ना, समझ के बात को, रेगुलेट स्पर्म फॉर्मेशन। दूसरा, ठीक है, दूसरा रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंसेस ड्यूरिंग व्हाट? रिस्पॉन्सिबल इन द हिंदी में बोल लेता हूं ठीक है। जो मैन के अंदर जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, ठीक है, उसके लिए भी ये टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होते कि वॉइस डीप हो जाती है, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट, है ना, उसके बाद में फिर ये कुछ जो चीजें होती हैं, है ना, ये कुछ जो चीजें होती हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मैन में आने लगते हैं, वो जो एडोलेसेंट, वो जो पीरियड होता है, ठीक है, तो वो टेस्टोस्टेरोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ग्रेट। So it also secretes testosterone which regulates the formation of sperms and also responsible for change in appearance at the time of puberty। तो जो भी अपीयरेंस में चेंज आ रहा होता है, जैसे कि मैंने बताया ना कि वॉइस डीपन हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद में हाइट एकदम से तुमने देखा होगा बढ़ने लग जाती है। मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं भी हो रहा होता, पर ये कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो चेंजेस में हम लोग देखते हैं, है ना। और इसी के साथ साथ फिर प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट, ठीक।
तो ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं चेंज इन अपीयरेंस या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में, ठीक है। ग्रेट। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिस जो है ना वो स्पर्म प्रोड्यूस करना कब स्टार्ट करेंगी, व्हेन द बॉडी हिट्स प्यूबर्टी, ठीक है। जब बॉडी, ऐसा नहीं है कि शुरुआत से स्पर्म प्रोडक्शन होगा, नहीं, जब बॉडी प्यूबर्टी हिट करेगी, है ना, टेस्टिस तब स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, ठीक है। तो टेस्टिस का हमने मोटा मोटा फंक्शन क्या देख लिया, ये देख लिया कि अ मैन हैज 2 टेस्टिस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी दे आर दी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल, ठीक है। टेस्टिस का फंक्शन क्या क्या था, पहली बात तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, दूसरा रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसके क्या क्या फंक्शन है, पहली बात तो ये स्पर्म के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, दूसरा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस, ठीक है, व्हेन द बॉडी हिट्स प्यूबर्टी, ठीक है। और हमने एक और पॉइंट क्या देख लिया, वो ये देखा कि टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स व्हेन द बॉडी हिट्स प्यूबर्टी। तो टेस्टिस तब प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है स्पर्म्स को जब बॉडी प्यूबर्टी हिट कर ले, ठीक है। ग्रेट, ये हमने इतनी बार समझ ली। फिर हम समझते हैं स्क्रोटम के बारे में। व्हाट इज स्क्रोटम? तो टेस्टिस और स्क्रोटम दोनों लिंक्ड है। क्यों लिंक्ड है मैं तुमको बताता हूँ। ये जो टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस जो तुम देख रहे हो ये इस ब्राउन सैक में लाई करती है, ठीक है। ये जो तुम ब्राउन सैक देख रहे हो, इस ब्राउन सैक में ये टेस्टिस लाई करती है, ठीक है, समझ रहे हो? ग्रेट। और ये जो होता है ना, देखो ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है ना, ये जो होता है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर साइड होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो पहली चीज तो स्क्रोटम की हमने समझ ली कि जो टेस्टिस होती है वो इस ब्राउन सैक के अंदर लाई करती है, जो कि स्क्रोटम होता है। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाई करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, है ना, ऐसा इसलिए क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए भाई स्क्रोटम में क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एक लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। किससे लोअर? बॉडी टेम्परेचर से भी लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, बॉडी टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए, ठीक है, इसलिए जो स्क्रोटम है वो बाहर साइड लाई करता है, जो टेस्टिस है वो बाहर साइड लाई करती है। They lie outside the abdominal cavity. The reason for this is sperm's production requires a lower temperature than body temperature. Body temperature से कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया। तो हमने अभी तक समझ लिया है कि टेस्टिस क्या होती है और टेस्टिस कहां पर लाई करती है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोनों का हमने जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो देख लिया है। फिर हम बात करते हैं यार वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस स्पर्म डक्ट। तो स्पर्म्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस, जो स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रही है उन्हें फर्दर कैरी, जो मैच्योर स्पर्म्स है उन्हें फर्दर कैरी करने का जो काम किया जाता है वो वास डिफरेंस द्वारा किया जाता है। सो इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ठीक है, बहुत सही है ना, ये तुम देख भी सकते हो। ये रहा वास डिफरेंस, ठीक है, ये रहा वास डिफरेंस, है ना, ग्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वास डिफरेंस का काम क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, जो कि क्या कर रहा है, जो जिसका काम क्या है, जिसका काम ये है कि वो स्पर्म का ट्रांसफर करे, ठीक है, क्योंकि स्पर्म हमें पता है जैसे कि अगर पानी का भी ट्रांसफर हमको करना है तो पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वैसे स्पर्म को अगर ट्रांसफर करना है तो वास डिफरेंस का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ठीक है, ग्रेट। यूरेथ्रा, ये रहा यूरेथ्रा, ठीक है, दिस इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का काम क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। देखो यूरेथ्रा का काम क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। सी यूरेथ्रा जो होता है ना, ये कॉमन पैसेज है यूरिन और स्पर्म्स के लिए, ठीक है। यूरेथ्रा जो है ये कॉमन पैसेज होता है यूरिन और स्पर्म्स के लिए। तो यूरिन और स्पर्म्स दोनों इसी कॉमन पैसेज से पास कर रही होती है, ठीक। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? वो बात हो रही है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल को लेकर, ठीक है। सेमिनल वेसिकल या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड को लेकर जो है वो बात हो रही है। इनका क्या काम है? देखो इनका काम ये है कि जो स्पर्म होता है ना, ये क्या करते हैं कि स्पर्म में कुछ मिक्स करते हैं, ठीक है। ये कुछ फ्लूइड जो है वो स्पर्म में मिक्स कर रहे होते हैं। स्पर्म में कुछ फ्लूइड जो है वो मिक्स हो रहा होता है। किस प्रकार से? प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट मिल्की फ्लूइड दैट हेल्प्स इन स्पर्म्स मोबिलिटी। तो होता क्या है कि ये कुछ इस प्रकार का फ्लूइड मिक्स करते हैं जिससे कि, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल कुछ इस प्रकार का फ्लूइड मिक्स करते हैं स्पर्म है, जिससे कि पहली बात इट हेल्प्स इन स्पर्म मोबिलिटी, मतलब स्पर्म के इजी ट्रांसफर में ये हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, को नरिशमेंट देता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? ये ऐसा एक मिल्की फ्लूइड सीक्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जब स्पर्म के साथ में मिक्स हो रहा है तो उसको एक तो मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब वो फ्लूइड
इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिजल्ट बनेगा ना वो बनेगा सीमेन, उसे सीमेन बुलाया जाता है, ठीक है। ग्रेट, समझ रहे हो। सो फ्लूइड दैट अल्टीमेटली बिकम्स द सीमेन व्हेन मिक्स विद द स्पर्म, ठीक है। ग्रेट, तो फ्लूइड जब वो स्पर्म के साथ में मिक्स होगा तो वो सीमेन बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत ही बढ़िया। और स्पर्म जो है वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा होता है, ठीक है। स्पर्म जो है वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा होता है ना। ग्रेट, तो ये हमने पूरी बात कर ली है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हमने बात कर ली है टेस्टिस की, स्क्रोटम की, वास डिफरेंस की, यूरेथ्रा की, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल की। अच्छा, स्पर्म सेल कुछ इस प्रकार का दिखता है, इसका ये हेड होता है और इसकी ऐसी टेल होती है ना। ग्रेट, इसमें एक और चीज यार, एक चीज तुमको बताना रह गई। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो तुम ऐसा, ये एपिडाइडमिस है, ठीक है। ये एपिडाइडमिस है और ये जो तुम देख रहे हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द वास डिफरेंस, स्पर्म डक्ट, वास डिफरेंस, ठीक है। होता क्या है कि जब स्पर्म मैच्योर हो जाएगा तो वो एपिडाइडमिस के थ्रू वास डिफरेंस में जा रहा होता है, ठीक है। ग्रेट, है ना। तो क्या होता है कि वो एपिडाइडमिस के थ्रू वास डिफरेंस में जो है पहुंच जाएगा, ठीक है। ग्रेट, तो अब सब लिंक हो गया। ये स्पर्म, ये आपका टेस्टिस है, यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, फिर एपिडाइडमिस के थ्रू वो स्पर्म वास डिफरेंस में जा रहा होगा जब मैच्योर होने के बाद में, ठीक है। ग्रेट, और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में फिर हमने देखा कि कैसे उसके अंदर ये देखो ये ऐसा आया, ठीक है। फिर कैसे उसके अंदर जो है वो फ्लूइड मिक्स होता है जो कि उसकी मोबिलिटी और दूसरा नरिशमेंट में उसको हेल्प करता है, ठीक है। फिर जो बना है फाइनल वो सीमेन होता है और फिर वो यहां से जो है वो पास हो रहा होता है, ठीक। ग्रेट, अब हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इतना ही है, ठीक है, रोल ही इतना है। एक बार जब उसमें से स्पर्म सेल निकल गया उसके बाद उसका कुछ रोल बचता ही नहीं है। उसके बाद जो सारा रोल, सारा खेल स्टार्ट होगा वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक, इस प्रकार का होता है ना। यहां पर ये जो तुम ये देख रहे हो ओवल शेप्ड, जिसे ओवरी कहा जाता है, ये उधर साइड भी प्रेजेंट है। तो ये जितनी भी लेबलिंग इधर साइड की गई है ना वो सेम उधर साइड के लिए भी है, ठीक है। ग्रेट, ये यूटेरस होता है, जैसे वहां पर वो यूरेथ्रा था, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सर्विक्स होता है, ठीक है। ये सर्विक्स है, ये वजाइना है, ठीक है, जहां से जो है स्पर्म्स आने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो जब मीटिंग के टाइम पर, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर जब यहाँ पर पेनिस होता है और जहां से वो स्पर्म्स जो है वो आते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से जो स्पर्म्स है ना वो स्पर्म्स जो है फिर यहाँ पर ट्रांसफर होंगे आगे, ठीक है। कैसे होंगे वो मैं तुमको दिखाऊंगा आगे, है ना। ग्रेट, तो ये हो गया। अच्छा, एक और चीज रह गई यहाँ पर बताना, ये होता है ओविडक्ट। ओविडक्ट या फिर इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, जो कि इस ओवरी और इस यूटेरस को एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है। देखो, है ना, ऐसा फिंगर लाइक है, ऐसा फिंगर बना रखा है उसने ओवरी के ऊपर, है ना। बहुत सही, अच्छा, बहुत सही। तो यार इनके फंक्शन समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में होता क्या है, तभी हम इनके फंक्शन को समझ पाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। या फिर अगर तुमको पढ़ना है तो पढ़ लो। ओवरीज क्या होती है? दीज आर ओवल शेप्ड ग्लैंड्स व्हिच आर स्मॉल एंड आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द यूटेरस। ओवरीज प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड एग्स प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तुमको पता ही है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, ठीक है। ग्रेट, दीज ओवरीज कंसिस्ट ऑफ मेनी इमैच्योर एग्स, है ना। तो दोनों साइड पर ये ओवरीज प्रेजेंट होती है, एक इधर है और एक इधर है। ये क्या करती है कि बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये जो एग्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेन खेल स्टार्ट होगा। तो देखो, ये ओवरी के अंदर ना बहुत सारे एग्स होते हैं, ठीक है। ये ओवरी के अंदर जो है ना बहुत सारे एग्स होते हैं, इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड। और ये बर्थ से होते हैं, ये फीमेल के बर्थ से होते हैं। पर फर्क ये है कि ये सारे इमेच्योर होते हैं। तो फीमेल के बर्थ से ही यहाँ पर बहुत सारे एग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, पर ये कैसे होते हैं? ये इमेच्योर होते हैं, ठीक है। तो भैया ये मेच्योर होना कब स्टार्ट होंगे? तुम अपना आंसर खुद ही दे सकते हो। सबका एक ही आंसर है, प्यूबर्टी, ठीक है। जैसे कि वहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन प्यूबर्टी हिट होने के बाद स्टार्ट हो रहा था, वैसे इधर जो इमेच्योर एग्स हैं उनका मैच्योरेशन है, फिर उनका वो मैच्योर कब होंगे? वो प्यूबर्टी हिट होने पे होंगे, ठीक है। ग्रेट, तो ओवरी के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर वो एक एक करके मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, ठीक। ग्रेट, फेलोपियन, इन सब की बात हम लोग फिर बाद में करते हैं, है ना। समझते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में होता क्या है। अच्छा, सो द वजाइना रिसीव्स स्पर्म सेल्स ड्यूरिंग मेटिंग। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर मेटिंग हो रही होती है तो यहां पर वजाइना के अंदर बहुत सारे स्पर्म सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। ग्रेट, बहुत सारे जो स्पर्म सेल्स हैं वो आ जाते हैं, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, है ना। स्पर्म्स आर कैरीड थ्रू सर्विक्स एंड एंटर द यूटेरस, ठीक है। स्पर्म्स उसके बाद में सर्विक्स के थ्रू जो है वो यूटेरस में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। ग्रेट, है ना। ग्रेट, अब होता क्या है कि यहां पर बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं ना, बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं, जिनमें से हर महीना कोई ना कोई एक मैच्योर होता है।
तो अगर इस महीने इस वाली साइड से एग मैच्योर हो रहा है तो अगली साइड इस वाली साइड से मैच्योर होगा, अगले महीने इस वाली साइड से मैच्योर होगा, ठीक है। तो वो जो मैच्योर्ड एग है ना वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो भी मैच्योर हुआ है वो क्या है कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैच्योर्ड एग इज प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। तो अब बात हो रही है स्पर्म की, बात हो रही थी। तो आफ्टर दैट द स्पर्म्स एंटर द फेलोपियन ट्यूब। अच्छा कलर अलग हो गया, सो सॉरी, ठीक है। हाँ, तो स्पर्म्स एंटर द फेलोपियन ट्यूब। भाई कुछ तो उधर भी चले जाएंगे, उनको थोड़ी पता है, उन स्पर्म्स को थोड़ी पता है कि इस साइड इस बार किस वाली साइड का एग मैच्योर हुआ है ना। ये स्पर्म की भी तुमको मैं अभी कहानी सुनाता हूँ। होता क्या है कि जब मीटिंग के टाइम पर, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, जब ये स्पर्म सेल्स यूरेथ्रा के वहां से पास होके, ठीक है, फाइनली वेजाइना में एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पर्म सेल्स होते हैं ना, इनमें से बहुत सारे तो मर जाते हैं, ठीक है। हाँ, इनमें से बहुत सारे तो मर जाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ गए, मतलब मर जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। वो जीतता एक ही है, जीतता तो वो एक ही है ना। ग्रेट। तो ये सारे के सारे स्पर्म सेल्स रेस क्यों कर रहे हैं? रेस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो इस एग के साथ में, इस एक एग के साथ में फ्यूज कर सके, ठीक है। मतलब तुम देख रहे हो किस लेवल का यहाँ पर कॉम्पिटिशन चल रहा है, ठीक है। तो ये जो स्पर्म सेल्स है वो यहाँ पर वो रेस कर रहे हैं ताकि वो एग से फ्यूज कर पाए। अब इनमें से काफी सारे स्पर्म सेल्स तो रास्ते में ही मर जाते हैं, ठीक है। इनमें से बहुत सारों को रास्ता पता नहीं है कि इस वाले मंथ में किस साइड का जो एग है वो मैच्योर हुआ है। तो आधे इधर निकल जाते हैं, आधे उधर निकल जाते हैं। तो उधर निकल गए, उनको तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि उनको तो एग ही नहीं मिला, है ना। बहुत सही, तो कुछ सेंस ही नहीं बना, है ना। तो वो तो एनीवे फेल हो गए। जो इधर आए, इनमें से भी जो पहले जाकर, सबसे पहले जाकर यहाँ पर इसके साथ में फ्यूज कर जाएगा वो जीता, फिर उसके बाद पूरी कहानी होगी, ठीक है। ग्रेट, तो वो समझते हैं हम लोग। आफ्टर दैट दे एंटर द फेलोपियन ट्यूब। द एग दैट इज रिलीज बाय द ओवरीज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट। मैंने तुमको बताया था कि जो एग ओवरी ने रिलीज किया है, जो मैच्योर हो चुका है, वो यहाँ पर ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, देखो होता ये ना कि जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बेसिक है। 11वीं 12वीं में जब तुम अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम बायोलॉजी लोगे तो इन्हीं चीजों में, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं ना फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब में ही इतनी सारी चीजें तुमको सीखने को मिल जाएंगी कि उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो एग जो है वो मैच्योर हुआ, मैच्योर होकर यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है वो, ठीक है। बिलियंस ऑफ स्पर्म्स रेस टुवर्ड्स द एग, ओनली वन स्पर्म सेल देन फ्यूजेस विद द एग, जो कि हमको पता है, ठीक है। अच्छा, वो जो जैसे कि हमने वहां पर भी देखा था, यहाँ पर भी सेम चीज होगी। वो जो स्पर्म सेल है जो एग के साथ में फ्यूज करेगा, वो क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, ठीक है। वो क्या बनाएगा? वो जाइगोट बनाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो गया? तो स्पर्म जो है, स्पर्म सेल जो है फाइनली वो जो जीता, वो एग के साथ में फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या बना? जाइगोट बना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट एंड द जाइगोट इज फॉर्म। अच्छा, उसके बाद में ये जो जाइगोट बनता है ना, ठीक है, ये जो जाइगोट बनता है, ये जो जाइगोट है इट फर्दर डिवाइड्स इनटू एम्ब्रियो। ये जाइगोट जो है इट फर्दर डिवाइड्स इनटू एम्ब्रियो। तो समझ लो, पहले स्पर्म सेल आया, एग के साथ में फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से स्पर्म और सेल का फ्यूजन, मतलब स्पर्म और एग का फ्यूजन होने के बाद में जाइगोट बना। ये जो जाइगोट बना है इट देन फर्दर ब्रेक्स डाउन इनटू एम्ब्रियो, ठीक। ग्रेट। अब देखो क्या होगा, अब मेन इंटरेस्टिंग खेल स्टार्ट होगा, ठीक है। जाइगोट डिवाइड्स फ्रॉम एम्ब्रियो, द इनर लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स सो दैट इट कैन नरिश द एम्ब्रियो। ये बात हो रही है यूटेरस की। कहाँ की बात हो रही है? यूटेरस की बात हो रही है, ठीक है। ये देखो, यूटेरस की बात हो रही है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जो यूटेरस की इनर लाइनिंग होती है ना, इनर लाइनिंग थिकन हो जाती है और वहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स सो दैट इट कैन नरिश द एम्ब्रियो। देखो होता क्या है कि यहां पर क्या हुआ कि वो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। अब ये जो यूटेरस है ना, ये यूटेरस क्या कर रहा है? ये यूटेरस अब प्रिपरेशन कर रहा है एम्ब्रियो को रिसीव करने की, वेलकम करने की, ठीक है। तो जो फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, फिर जाइगोट ब्रेक होकर एम्ब्रियो बना। अब जो एम्ब्रियो बना है उस एम्ब्रियो को ये यूटेरस रिसीव, यहां पर वो एम्ब्रियो बन गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो अब ये जो भी अब बेबी डेवलपमेंट होगा, जो भी कुछ होने वाला है ना, वो यहां पर होने वाला है, ठीक है। बट द मेन पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये यूटेरस जो है ना, ये पहले तो पूरी प्लानिंग करेगा, पूरा सेटअप करेगा उस एम्ब्रियो को रिसीव करने का, ठीक है, और उसके बाद में उस एम्ब्रियो को फर्दर नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। तो देखो जरा, है ना, बहुत से। हाँ, द एग दैट इज रिलीज बाय द ओवरी, ये तो हो गया, ओके। अब एम्ब्रियो क्या है कि वो यूटेरस में आ गया, ठीक है। यूटेरस ने पूरी प्रिपरेशन कर ली, वॉल थिकन, यूटेरस की वॉल्स थिकन हो गई, ठीक है। उसके बाद में फिर इनर लाइनिंग जो है वो रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स के साथ में। अच्छा, अब क्या होगा कि एम्ब्रियो जैसे यहां पर आएगा, ठीक है, वो यूटेरस की वॉल पर इंप्लांट हो जाएगा। क्या होगा? जैसे जो एम्ब्रियो आएगा ना,
वो ये यूटरस की वॉल पर इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो आया और यूटरस की वॉल पर इम्प्लांट हो गया, ठीक, ग्रेट। आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा डेवलप्स, ठीक है। जैसे ही ये एम्ब्रियो इस यूटरस की वॉल पर इम्प्लांट हो गया, वहां पर एक स्पेशल टिश्यू का डेवलपमेंट हो रहा है जिसका नाम है प्लेसेंटा, ठीक है। जिसका नाम क्या है? इसका नाम है प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जानना जरा ध्यान से, ठीक है। इसका नाम क्या है? जिसका नाम है प्लेसेंटा, ठीक है। ये जो प्लेसेंटा है ना, ये जो प्लेसेंटा है, समझ गए इतनी बात को कि एम्ब्रियो आया, ये ध्यान रखना कि वो एम्ब्रियो को रिसीव कर रहे हैं, जाइगोट की बात नहीं हो रही, एम्ब्रियो की बात हो रही है, ठीक है। तो एम्ब्रियो जो है वो आया, है ना, और यूटरस की वॉल पर इम्प्लांट हो गया। अच्छा, इसके बाद में वहां पर क्या हुआ? वहां पर प्लेसेंटा डेवलप हुआ। ये जो टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो जो अपना सारा न्यूट्रिशन है वो इस प्लेसेंटा के थ्रू ही डिराइव करेगा। कैसे? देखो बताता हूं। एम्ब्रियो वाली साइड पर अब देखो, प्लेसेंटा डेवलप हुआ है तो दो साइड है, एक एम्ब्रियो वाली साइड है ना, और एक मदर वाली साइड है, ठीक है। तो एम्ब्रियो वाली साइड पर प्लेसेंटा के पास में बहुत सारे विलाय होते हैं, ठीक है, और मदर वाली साइड पर बहुत सारी ब्लड स्पेसेस होती हैं, ठीक है। थ्रू ब्लड इन ब्लड स्पेसेस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आर पास्ड ऑन टू द बेबी, ठीक है। होगा क्या कि धीरे धीरे जाइगोट एम्ब्रियो फीटस बनेगा, फिर बेबी बनेगा। तो होता क्या है कि प्लेसेंटा के थ्रू, है ना, मदर वाली साइड पर वहां पर बहुत सारी ब्लड स्पेसेस होती हैं, ठीक है। तो उस ब्लड से, मतलब इन शॉर्ट तुम ये समझो कि मदर साइड से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक ग्लूकोज, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें पहुंचेंगी, ठीक है। बदले में क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है ना, इधर साइड जो एम्ब्रियो वाली साइड, इधर साइड जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो भी किसके थ्रू रिमूव होता है? प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये प्लेसेंटा एक क्या काम कर रहा है तुम समझ सकते हो? ये प्लेसेंटा ना एक क्या कह सकते हैं इसको, कनेक्शन का काम कर रहा है मदर और एम्ब्रियो या फिर चाइल्ड के बीच में, बेबी के बीच में, है ना। कैसे? क्योंकि एम्ब्रियो तक न्यूट्रिशन कौन पहुंचा रहा है? प्लेसेंटा पहुंचा रहा है, मदर के थ्रू पहुंचा रहा है, पर प्लेसेंटा पहुंचा रहा है। एम्ब्रियो से वेस्ट कौन निकाल रहा है? प्लेसेंटा निकाल रहा है, ठीक है। तो वही हमने चीज समझी कि जो ब्लड ऑक्सीजन हो गया, फिर ग्लूकोज हो गया, फिर न्यूट्रिशन वगैरह, ये सारी चीजें जो हो गई, ठीक है, ये प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक जा रही होती है, ठीक है। और वेस्ट जो है वो भी अगेन प्लेसेंटा के थ्रू रिमूव हो रहा होता है, ठीक, बहुत सही। तो ये तो हमने अभी बात की। इसके बाद फिर बेबी ग्रो करेगा। वो बेबी ग्रो करने वाली जो प्रोसेस है वो पूरी बहुत एक डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर यहाँ पर जो है फिर धीरे धीरे फीटस डेवलप होने के बाद में बेबी डेवलप होता है, और फिर वो बेबी बड़ा होता है। तो अगेन हमको पता है कि एक 9 मंथ का पीरियड होता है, काफी लंबा पीरियड जो है वो होता है जब बेबी इसके अंदर डेवलप हो रहा होता है, ठीक, ग्रेट, है ना, बहुत सही। अब यहां तक अपना रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस और बेबी कैसे फॉर्म होगा, मतलब वो लाइफ स्टार्ट कैसे हो रही है, वहां तक की बात हो गई। अच्छा, अब एक चीज समझना हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो ये है कि ये तो तब की बात है जब एग के पास में स्पर्म सेल होगा, है ना भाई। जब स्पर्म सेल का प्रेजेंट होगा तभी प्रेजेंट होगा जब कॉपुलेशन या फिर मीटिंग होगी, या फिर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तभी स्पर्म सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, है ना, हर बार ऐसा नहीं होता। तब क्या होगा? तो इसलिए ये पेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम बात करते हैं अभी मेंस्ट्रुएशन की, ठीक है। भाई जो पीरियड्स की बात होती है ना, वो यही चीज है, और अभी हम वो समझने वाले हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। देखो, व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न, ठीक है, हर ओवरीज कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि जब एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है, ठीक है, जब एक गर्ल चाइल्ड जो है जब उसका जन्म होता है तो उसके ओवरी में बहुत सारे एग्स होते हैं, ठीक है। दोनों ही ओवरीज में थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं, इमेच्योर होते हैं वो, ऑफ कोर्स वो इमेच्योर होते हैं, पर बहुत सारे एग्स होते हैं, ठीक है, ग्रेट। व्हेन अ गर्ल रीचेस प्यूबर्टी, जब वो गर्ल प्यूबर्टी हिट करती है उसके बाद में वो एग्स मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। तो तुम ऐसे समझो यार कि एग्स जो है वो लिमिटेड है। मतलब क्या? मतलब ये कि वो जो एग्स है ना वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, वो लिमिटेड है। समझ रहे हो तुम बात को, है ना। इसको ऐसा समझो कि तुम्हारे पास में एक चॉकलेट है, तुम्हारे पास में एक बास्केट है जिसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स है, और हर एक दिन तुम एक एक बच्चे को चॉकलेट देते जा रहे हो। वैसे यहां पर हो रहा है, क्या हो रहा है कि यहां पर बर्थ से बहुत सारे एग्स हैं, और हर महीने एक एक एग जो है वो मैच्योर हो रहा है, ठीक है, एक एक एग जो है वो मैच्योर हो रहा है, ठीक है, ग्रेट। सो व्हेन अ गर्ल रीचेस प्यूबर्टी, है ना, जो एग है वो मैच्योर होने लगते हैं, ठीक, ग्रेट। द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। जब एग ओवरी से रिलीज होता है उसे ओव्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है, ग्रेट। अच्छा,
बिफोर, अच्छा अब समझो, देखो यार हमारी बॉडी बड़ी सीधी सादी भोली सी है, ठीक है। जब भी एग मैच्योर होता है उसे क्या लगता है, उसे यही लगता है कि स्पर्म सेल आएगा, इस एग के साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा और एक बेबी फॉर्म होगा। उसको तो हर महीने ऐसे ही लगता है। जब भी एग मैच्योर होता है, भले इस ओवरी से हो, इधर साइड से हो, जब भी एग मैच्योर होता है हमारे मतलब जो यूटेरस है उसको ऐसा लगता है कि यार बेबी अब फॉर्म होने वाला है, ठीक है। अब क्या होगा कि स्पर्म आएगा, ठीक है, स्पर्म सेल आएगा, वो जो है वो एग के साथ में फ्यूज करेगा, ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में बेबी फॉर्म होगा, ठीक है। पर ऐसा हर महीने नहीं होता, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, ऐसा हर महीने नहीं होता, ठीक है। हर महीने स्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ग्रेट। मैं तो कहता हूं मतलब मैक्सिमम ऑफ द टाइम स्पर्म सेल प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो यही वो पीरियड वाली बात हो रही है यहाँ पर, यही मेंस्ट्रुएशन वाली बात हो रही है, ठीक है। और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सही। अच्छा, तो हमने समझ लिया कि दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि एग के पास में स्पर्म सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। पर मोस्ट ऑफ द टाइम स्पर्म सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो क्या होता है देखो। तो ये दो कंडीशन है ना। ये बिफोर एवरी ओव्यूलेशन इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस बिकम्स थिक एंड सॉफ्ट विद लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स इन इट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उससे तो यही एक्सपेक्टेड है कि स्पर्म सेल आएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर बेबी बनेगा, है ना। पर ऐसा हर बार नहीं होता। तो दो चीजें होती हैं, या तो एग जो है वो स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है। जब मेटिंग कॉपुलेशन जब भी हो रहा होता है तब एग के पास में स्पर्म सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इफ द एग गेट्स फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म देन द यूटेरस हैज टू कीप दिस फर्टिलाइज्ड एग फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड सप्लाई इट विद फूड एंड ऑक्सीजन, है ना। फर्दर वही जो मैंने अभी तुमको बताया, जो अभी मैंने पूरी प्रोसेस बताई ना, वो पहले कंडीशन पर आती है कि एग के पास में स्पर्म सेल प्रेजेंट है। पर जब एग के पास में स्पर्म प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता है देखो, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, ठीक है, द थिक एंड सॉफ्ट यूटेरस लाइनिंग हैविंग ब्लड वेसल्स इज नॉट रिक्वायर्ड। सीधी सी बात है ना भाई। वो रिक्वायर्ड क्यों था? क्योंकि ये सब पूरी प्लानिंग जो हुई थी वो इसलिए हुई थी ताकि स्पर्म आएगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, बेबी ग्रो करेगा। पर अब तो स्पर्म आया ही नहीं, तो बेबी आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है, ग्रेट। सो ये किसी यूज की नहीं, इज नॉट रिक्वायर्ड। इसलिए जो अनफर्टिलाइज्ड एग है इट डाइज विद इन अ डे, ठीक है। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है इट डाइज, और जो यूटेरस लाइनिंग है वो उसके साथ ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, ग्रेट। The breakdown and removal of inner thick and soft lining of uterus along with its blood vessels in the form of vaginal bleeding is called menstrual flow or menstruation or periods, ठीक है। होता क्या है कि जैसे कि मैंने तुमको बताया कि एग जो है एक मैच्योर होता है हर महीने, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मोस्ट ऑफ द टाइम स्पर्म सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेकेंड वाला जो कंडीशन है वो हो रहा होता है, क्या कि भाई यूटेरस ने तो खुद को प्रिपेयर किया था पर स्पर्म सेल आया नहीं, तो जो एग है इट विल डाई एंड इवेंचुअली जो यूटेरस की थिक लाइनिंग थी जो उसने खुद को प्रिपेयर कर रखा था, बहुत सारी ब्लड वेसल्स वहां पर सप्लाई थी, होना क्या है कि इन द फॉर्म ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये देखो, द ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूटेरस along with its blood vessels in the form of vaginal bleeding is called menstrual flow or menstruation or periods। तो vaginal bleeding के थ्रू जो है ये सारी चीजें बाहर हो रही होंगी, ठीक, और इसी को पीरियड या फिर मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है ना। बहुत बढ़िया। मेंस्ट्रुएशन अकर्स इफ एन एग रिलीज बाय ओवरी डज नॉट फर्टिलाइज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। सीधी सी बात है, मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? इसलिए तो होता है हर महीने, इसलिए तो होता है क्योंकि स्पर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। स्पर्म सेल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, इसलिए मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। इसलिए जो इनर लाइनिंग वगैरह है, जो सब कुछ वजाइनल ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि स्पर्म सेल प्रेजेंट नहीं था, है ना। समझ गए बात को? तो ये पूरा सीन होता है मेंस्ट्रुएशन का। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो स्पर्म सेल प्रेजेंट है तो पूरी प्रोसेस होगी, वो फर्टिलाइजेशन वाली, प्रेजेंट नहीं है तो ये मेंस्ट्रुएशन वाली प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें वजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू सब कुछ जो प्रिपरेशन थी वो सारी बाहर निकल रही होती है, ठीक है, क्योंकि जो एग है वो मर चुका है ना, ग्रेट, बहुत बढ़िया, है ना। और ये मेंस्ट्रुएशन भी कब स्टार्ट होगा? तब स्टार्ट होगा जब एग मैच्योर होने स्टार्ट होंगे, और एग मैच्योर होने कब स्टार्ट होंगे? तो जब व्हेन द गर्ल हिट्स प्यूबर्टी तब स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये भी तभी स्टार्ट होगा, है ना, ग्रेट। अब मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि अब गर्ल चाइल्ड इज बोर्न विद थाउजेंड्स ऑफ एग इन द ओवरी, ठीक है। तो ऐसा है ना कि एक टाइम के बाद में एक ऐसी लिमिट आ जाती है कि इसके बाद प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक ऐसी लिमिट आ जाती है, एक ऐसी एज आ जाती है, क्योंकि तुमको पता है कि जो एग्स है ना
ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब ऐसे एग्स बनते जा रहे नहीं, ठीक है। तो एक ऐसी एज आती है, ठीक है, जब इसके बाद में फर्दर उस एज के बाद में प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती है, तो उसे मेनोपॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे मेनोपॉज कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? इट इज कॉल्ड मेनोपॉज, ठीक है, समझ गए? इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में प्रेगनेंसी जो पॉसिबल नहीं होती है। अब मैं तुम्हें 2 होमवर्क दे रहा हूं। पहला होमवर्क ये दे रहा हूं कि मुझे बताओ कि जब पीरियड या फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? वो भी कुछ एम से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो प्रेगनेंसी वाला पीरियड होता है उस पीरियड को क्या कहा जाता है? ये 2 छोटे से होमवर्क जो है तुम्हें करने हैं, ठीक है। जब एक व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट तो उस पीरियड को क्या कहा जाता है ये तुम्हें बताना है। और दूसरी चीज ये बताना है मुझे कि जब प्रेगनेंसी जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, ये जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसे मतलब तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन एंड व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज स्पर्म प्रेजेंट फॉर द एग टू फर्टिलाइज, ठीक है। वाह भैया इंग्लिश, और तो तुम क्या ऐसे समझ रहे हो क्या? तुमको क्या लगा मुझे इंग्लिश नहीं आती? यू डोंट नो आई नो इंग्लिश। ऑलराइट, तो बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? पढ़ लो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है, सहमति होनी चाहिए, है ना। मेन तो ये चीज है। और दूसरी चीज ये यार कि इन सारे एस्पेक्ट्स के अंदर ना नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सही। पीपल शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑन द फॉलोइंग। मतलब एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि यार ये चीजें होती हैं, है ना, ये कॉन्सिक्वेंसेज यार ये चीजें होती हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से और इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। समझते हैं? बात करते हैं सबसे पहले तो एसटीडीज की, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की। ये ऐसे डिजीजेस हैं, ठीक है, ये ऐसे डिजीजेस हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, ग्रेट। सो देयर एग्जिस्ट मेनी कम्युनिकेबल डिजीजेस विच स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम 2 टाइप के एग्जांपल देखते हैं। पहला है बैक्टीरियल, दूसरा है वायरल। बैक्टीरियल में गोनोरिया और साइफिलिस, ये 2 आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। वायरल के अंदर HIV एड्स और वॉट्स, ये दोनों आपके जो एग्जांपल्स हैं वो आते हैं, ठीक है। HIV एड्स के बारे में आपने काफी सुना भी है ना, ठीक है। तो व्हाट आर एसटीडीज? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। नाम से समझ में आ रहा है कि जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने वाले यार कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड मतलब क्या? एनी अप्रोच यूज्ड टू प्रिवेंट कंसेप्शन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी रिफर्स टू कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब एक्चुअली ये यहां पर ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। मतलब ये इन शॉर्ट, प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए जिन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कहा जाता है, ठीक, वेरी गुड, है ना, ठीक है। सो एनी अप्रोच यूज्ड टू प्रिवेंट द कंसेप्शन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जिन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग मेजर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखने वाले, ठीक है, टाइप्स देखेंगे कुछ, है ना, जिसके अंदर हम लोग सर्जिकल मेथड देखेंगे, केमिकल मेथड्स देखेंगे, ठीक है, और 2-3 चीजें देखेंगे। चलो आगे समझ जाओगे तुम। अच्छा, पहले आते हैं बैरियर मेथड्स पर, ठीक है। बैरियर से नाम समझ में आ रहा है क्या? कि अगर जैसे कि मुझे कहीं जाना है, मान लो मैं कहीं जा रहा हूं और रास्ते में एक बैरियर है, तो क्या मैं उस साइड जा पाऊंगा? क्या नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। बहुत बड़ा बैरियर है, इतना बड़ा बैरियर है कि मैं उधर साइड जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या मैं उधर साइड जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। वैसा ही कुछ यहां पर किया जाता है, ठीक है। बैरियर मेथड्स आर द फिजिकल डिवाइसेस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दीज आर द फिजिकल डिवाइसेस दैट प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन बाय इनहिबिटिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। मतलब ये यार कि भाई बताओ मेरे को, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? जब स्पर्म्स एग के साथ में मिलेंगे, तब फिर बाद में जाकर वो एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा, बेबी बनेगा। तो प्रेगनेंसी तब होगी जब स्पर्म जो है वो एग के साथ में मिलेगा। पर अगर हम स्पर्म को एग के साथ में मिलने ही ना दे तो, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, वो वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि बैरियर क्रिएट कर दिया, ठीक है, एंट्री ही रोक दी स्पर्म्स की फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स की एंट्री को ही रोक दिया, है ना। अब स्पर्म्स की एंट्री को ही रोक दिया तो क्या हुआ कि स्पर्म्स पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां पर, है ना, समझ गए, ग्रेट। अब इसका एग्जांपल क्या है? फिजिकल डिवाइसेस की बात की जा रही है तो कॉन्डम्स, डायफ्राम्स या फिर सर्विकल कैप्स, ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू
स्पर्म्स की एंट्री को प्रोहिबिट किया जा सकता है, ठीक है, कि स्पर्म्स एंटर नहीं कर सकते, और एंटर नहीं कर पाएंगे तो काफी हद तक जो है ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। ग्रेट, तो ये आते हैं बैरियर मेथड में। फिर हम बात करेंगे केमिकल मेथड की। तो केमिकल मेथड मतलब क्या, अगेन केमिकल मेथड की कहीं ना कहीं बात की जा रही है, तो केमिकल से रिलेटेड या फिर तुम कह सकते हो पिल से रिलेटेड यहाँ पर चीजें की जा रही है, ठीक है। केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूड एनी हार्मोनल प्रिपरेशन दैट सर्व्स टू ऑल्टर द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी टू प्रिवेंट एग मैच्योरेशन और फर्टिलाइजेशन। ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस कर देना केमिकल के थ्रू, ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस कर देना कि फर्टिलाइजेशन हो ही ना, ठीक है। ऐसा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस कर देना बॉडी के अंदर, कुछ ऐसे ऑल्टरेशन कर देना जिससे कि एग का फर्टिलाइजेशन हो ही ना, वो सारी चीजें जो है वो केमिकल मेथड के अंदर आती हैं। जैसे कि पिल्स हो गई, ठीक है, ओरल या फिर वेजाइनल पिल्स हो गई, ये कुछ ऐसे केमिकल मेथड्स है। पर यार ये जो चीजें होती है ना, दीज आर वेरी रिस्की, क्योंकि यहां पर तुम देख सकते हो कि सीधा बात हो रही है हार्मोनल इम्बैलेंस की, ठीक है ना, बहुत सही, ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पर ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस कर देना जिससे कि क्या हो रहा है, जिससे कि बॉडी को इस तरीके से, मतलब बॉडी के अंदर ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस कर देना जिससे क्या होगा कि मतलब हार्मोनल बैलेंस को ऐसा ऑल्टर या फिर चेंज कर देना जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये कि एग का मैच्योरेशन या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं आईयूसीडी, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है, जैसे कि ये कॉपर टी है। इंट्रा यूटेराइन नाम से समझ सकते हो, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव हमने देखा डिवाइसेस, ठीक है। कैसे डिवाइसेस, ये ऐसे डिवाइसेस, ठीक है। ये देख सकते हो तुम यहाँ पर कॉपर टी प्लेस्ड है यूटरस में, ठीक है। कॉपर टी जो है वो ऐसा प्लेस कर रखा है, ठीक है। सो कॉपर टी इज प्लेस्ड इन यूटरस टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ठीक है। कॉपर टी को इस तरीके से प्लेस किया गया है टू अवॉइड प्रेगनेंसी। फिर आते हैं सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। सर्जिकल मेथड्स में आते हैं हम दो टाइप के देखेंगे, ठीक है, दो टाइप के देखेंगे। फर्स्ट इज वैसेक्टोमी और दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी इज सीन इन मेल एंड ट्यूबेक्टोमी इज सीन इन फीमेल, ठीक है, वेरी गुड। वैसेक्टोमी, क्या तुम वैस को वास डिफरेंस से कनेक्ट कर सकते हो, वो ट्यूब जो कि स्पर्म्स के ट्रांसफर के लिए हेल्प करता था, याद करो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इन मेल्स वास डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर। उनका काम क्या था भाई, वास डिफरेंस का काम क्या था, स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम था, है ना, स्पर्म्स को ट्रांसफर करने का काम था कि नहीं था, बिल्कुल था। तो अगर उस वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाए सर्जरी के थ्रू तो स्पर्म्स ट्रांसफर हो ही नहीं पाएंगे, और स्पर्म्स अगर ट्रांसफर हो ही नहीं पाएंगे तो कुछ सवाल उठता ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, वेरी गुड। तो ये चीज यहां पर हम देखते हैं कि मेल के अंदर वास डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर। वैसे ही फीमेल ने अगर फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, अगर फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा, तो होगा ये कि एक ट्रांसफर प्रिवेंट हो जाएगा, है ना। अगर फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए तो एक ट्रांसफर जो है प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक, ग्रेट। तो सर्जिकल मेथड से एक ब्लॉकेज कर दिया पहले केस में, मेल के केस में, जिससे क्या हो रहा है, जिससे ये हो रहा है कि स्पर्म ट्रांसफर नहीं हो सकता और दूसरे केस में एग ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड वी कम टू एन एंड ऑफ दिस अमेजिंग सेशन। हम लोग यार आगे जाकर जब रिवीजन, अच्छा अभी बताऊंगा इसका अनाउंसमेंट मैं करूंगा, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर ही, ठीक है। तो बहुत कुछ अभी और आएगा, है ना। एंड अगर तुमने अभी तक इसके नोट्स डाउनलोड नहीं किए तो वेबसाइट से या फिर ऐप से, हमारी पढ़ले की वेबसाइट या फिर ऐप से आप इसके नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। और अगर इसके आपको और सेशन चाहिए क्वेश्चन वगैरह को लेकर तो वो भी लाए जाएंगे, ठीक है। दैट बीइंग सेड मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।